गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हो? 17 सेशन है अपना IBPS PO SBA PO मेंस की जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें अपना 17 सेशन है और ये सेशन पूरा का पूरा डेडिकेटेड है अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हाई क्वालिटी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं उन पे ये पूरा का पूरा सेशन डिपेंडेंट है और बहुत हाई क्वालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस जितना एग्जाम डिमांड करता है, जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उससे भी आपको 10%, 20%, 30% हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर का है, जिससे आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल जो एग्जाम का लेवल आता है इसमें 1 नंबर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो एक्चुअल में उनका लेवल क्या होता है आपको वहां से पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, 17 सेशन है अपना और इस सीरीज के अंदर हम पूरे 80 सेशन करने वाले हैं, 80 सेशन हम करने वाले हैं। आंटी जी इस गेट को बंद कर दो पूरा ना, बाहर से बंद कर दो इसको। चलो, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट होता है ये सब मेरे बारे में है तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। जो चीज़ें आज से 3 साल पहले 2 साल पहले क्लियर करिए उनको दिखा के, बड़ी ट्रेंड है तो मुझे लगा मेरे को भी लगा लेना चाहिए, बट चलो ठीक है भैया, चेंज क्यों नहीं हो रहा है ये। चलो, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको जो क्लास होती है उस क्लास की PDF हमेशा मिल जाती है अगले दिन पे। अगले दिन कब? मान लीजिए हर मॉर्निंग में 10 AM पे क्लास होती है, उसके अगले दिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आपको उसी क्लास की PDF मिल जाएगी। आपको कोई डाउट होता है तो आप मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम है, मेल है और टेलीग्राम भी है, जहाँ पे आप अगर किसी को मान लीजिए इस नाम से नहीं मिलता तो आप स्कैनर से भी कर सकते हो। कोई पेटीएम का फ़ोन पे का स्कैनर नहीं है ठीक है, टेलीग्राम का स्कैनर है। ये दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चन से मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। बहुत बार डाउट्स आता है कि सर हिंदी में दे दिया आपने, इंग्लिश में नहीं दिया, इंग्लिश में दे दिया हिंदी में नहीं दिया, तो वो कभी कभी टाइम की वजह से हो जाता है। अदरवाइज तो हम पूरा ध्यान रखते हैं उन चीज़ों को लेके। बहुत गजब के क्वेश्चंस है, बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है अपने पास में, बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है। ये कुछ मतलब देख पा रहे हो आप, ठीक है, एवरेज वगैरह सब पे मिक्स क्वेश्चन टाइप हम करने वाले, पूरा अर्थमेटिक पे ये सेशन रहने वाला है और काफ़ी हाई क्वालिटी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ किस किस टाइप की, आप देखते ही पता लग जाएगा आपको क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है। ये पीछे भी दे दिया क्या इसने? तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। थोड़ा सा इजियर साइड पे लेके चलूंगा पहले क्वेश्चन में आपको, थोड़ा सा इजियर साइड पे। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेगा, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। थोड़ा सा इजी मतलब इस क्लास के जो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, एक दो उनमें से पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको इस क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि ये अगर इजीएस्ट है तो जो इसके टफेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं वो किस टाइप के होने वाले हैं। तो बहुत शानदार क्लास होने वाली, अटेम्प्ट करो इसको, है ना, तो इसको आराम से। चलो देखते हैं क्या कुछ बोला है, कैसे कुछ हम ट्राई करते हैं अटेम्प्ट करने का। जो एवरेज है राम एंड श्याम का वो कितना है? ए ईयर्स है, मतलब एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो एवरेज है राम का, एवरेज है अपने पास में राम और श्याम का, एक अपने पास में बंदा है राम और एक है श्याम, इनका जो एवरेज है वो कितना है? ए है। अगर एवरेज ए है राम और श्याम का तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? राम और श्याम का 2a हो जाएगा, ठीक है। वाइल द एवरेज ऑफ द मोहन एंड सोहन इज b/2, एवरेज है मोहन का, जो सोहन का एवरेज है, ये सोहन और ये श्याम है, ध्यान देना, ये सोहन है एसओ वाला और ये श्याम है। एवरेज है मोहन एंड सोहन का वो कितना है? b/2 है। अगर एवरेज b/2 है दोस्तों तो मतलब सम कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, सिंपल बात है। राम इज सी ईयर्स यंगर देन मोहन, जो राम है वो क्या है? सी ईयर्स यंगर देन है मोहन से, तो मोहन मान लीजिए मोहन से सी साल में कम कर देता हूं, अगर राम को मैं आर ले लेता हूं, इन जो अपने पास में जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज है उनको इस टाइप से मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। जो राम की जो एज है वो क्या है? सी ईयर्स यंगर देन है मोहन से, तो मोहन आ गया एम, एंड एवरेज एज ऑफ राम एंड श्याम इज डी ईयर्स, ठीक है।
अच्छा, एवरेज एज ऑफ राम एंड श्याम इज डी ईयर्स मोर देन द एवरेज ऑफ मोहन एंड सोहन। जो एवरेज एज ऑफ राम और श्याम है, अब देख लीजिए आप, ये इस क्लास का इजीएस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो काफी इजी और काफी मतलब लॉजिकल भी है साथ साथ में। राम और श्याम की जो एवरेज एज है, देखो एवरेज एज ऑफ राम एंड श्याम इज डी ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ मोहन एंड सोहन। तो मोहन एंड सोहन की जो एवरेज एज थी वो कितनी थी भाई? टोटल इनका 2a आया था, तो एवरेज कितना था इनका a, टोटल इनका b आया, तो इनकी एवरेज कितनी थी b/2 थी। तो आपसे क्या बोला, एवरेज एज है राम और श्याम की, मतलब ये वाली जो एज है, ये वाली वो क्या है, वो क्या है, डी ईयर्स मोर देन है, डी ईयर्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मोर देन द एवरेज एज ऑफ मोहन एंड सोहन। जो मोहन और सोहन की एवरेज एज कितनी थी b/2, इससे क्या है d ज्यादा है, तो b/2 यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ये बात समझे? इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो सर 2a इज इक्वल टू 2d प्लस का b, आप इससे लिख सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम एंड सोहन। जो प्रेजेंट एज ऑफ श्याम और सोहन, देखो ये है श्याम और ये है सोहन, इनकी जो प्रेजेंट एज का डिफरेंस है वो अपने को बताना है। और देखो स्टेटमेंट नहीं है, अपने को बताना है कि कौन सा हो सकता है जो एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जो डिफरेंस है ना इनका, शिवम, अच्छा श्याम और सोहन का, वो कौन सा हो सकता है, वो अपने को इन चारों में से किसी एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार, कोई से भी हो सकते हैं, उनके बारे में अपने को बताना है। तो तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये भी चार इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंस बताना है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो बतानी नहीं है कि भैया ये अपने को राम की प्रॉपर एज बताओ, ये श्याम की प्रॉपर एज बताओ, ऐसा तो कुछ बताना है नहीं, डिफरेंस बताना है। सर कुछ तीन इक्वेशंस के अंदर कुछ तिकड़मबाजी लगाने की कोशिश करते हैं, देखना। देखो अगर श्याम और सोहन की मैं बात करता हूं, उनका डिफरेंस निकालना है, तो भैया अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे तो राम आ गया, यहाँ पे तो राम आ गया, तो राम को हटा देते हैं। तो जब राम की जगह, भैया जब राम की जगह मैं मोहन माइनस का सी लिख सकता हूँ, राम की जगह जब मैं मोहन माइनस का सी लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, मोहन माइनस का सी प्लस का ये एस, देखो सोहन है ये, अच्छा श्याम है ये, ठीक है श्याम है, ठीक है, इज इक्वल मेरे पास में क्या है 2a है। भैया मोहन और श्याम को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस सी को माइनस का जो सी है उस साइड में जाके प्लस का सी बन जाएगा, तो इजी बात है, ये प्लस का सी बन गया इधर जाके। ये अपने पास में जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये बन गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, मोहन प्लस सोहन, मोहन प्लस सोहन, इसके इक्वल में क्या आ गया, बी आ गया, क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, अब आपको पता है इनका डिफरेंस निकालना है। जब इनका डिफरेंस निकालूंगा दोस्तों, इनका जब डिफरेंस निकालूंगा तो क्या मिलेगा भाई, किसी में से किसी को घटा दो। फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ, डिफरेंस तो किसी में से किसी को घटा दो सेम ही आएगा। भैया किसी के 5 साल है, किसी के 3 साल है, डिफरेंस तो भी 2 साल ही आएगा, इसमें से इसको घटा दो, डिफरेंस तो 2 साल ही आएगा ना। अगर मैं मोहन, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं सेकंड को घटाता हूँ तो क्या मिलेगा अपने को, बोले सर 2a प्लस का सी, यहाँ पे देखो श्याम माइनस का सोहन आ गया, श्याम माइनस का सोहन, पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सोहन माइनस का श्याम। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक कौन सा बड़ा है अपने को नहीं पता ना, इनके बारे में अपने को नहीं पता, तो 2a प्लस का सी माइनस का भी आ जाएगा, 2a प्लस का सी माइनस का भी आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, b माइनस का 2a माइनस का सी, एक दो अपने पास में चीजें मिल जाएगी, दो चीजें अपने पास में मिल जाएगी दोस्तों। अब इन दो चीजों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो 2a माइनस का सी, 2a प्लस का सी माइनस का b कहीं आ रहा है, 2a माइनस का b प्लस का सी ये तो आ रहा है, देखो अच्छा 2a, ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इसको थर्ड नाम दे दूं और इसको मैं फोर्थ नाम दे दूं, तो अपने को थर्ड इक्वेशन देखो 2a, ये रहा माइनस का b और ये रहा प्लस का सी, तो 2a माइनस का b और प्लस का सी ये तो मिल रहा है, मतलब सेकंड तो सही है। जब सेकंड सही है दोस्तों तो ये हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या b माइनस का 2a माइनस का सी आ रहा है, ये नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज अपने पास में और है, देखो ऊपर एक और चीज गिवन है, वो गिवन चीज क्या है ध्यान से समझना, 2a इज इक्वल टू 2d प्लस का b गिवन है, 2a प्लस का 2d, 2a इज इक्वल टू 2d प्लस का b गिवन है। तो इन दोनों से देखो कई कई जो कुछ कुछ अपने पास में ऐसे, ध्यान देना, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वो तो एबीसी की फॉर्म में है, वो तो किसकी फॉर्म में है, एबीसी की फॉर्म में। भैया एबीसी की फॉर्म में दो चीजें आ रही है, दो चीजें। आप बोलोगे सर ये इक्वेशन जो है ना, आपको मान लीजिए इसको इक्वेशन नाम दे दीजिए, इस इक्वेशन से ना आप बी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे,
अरे दोस्तों, जब b की वैल्यू, ये जो b की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, तो इस इक्वेशन के अंदर जो नई इक्वेशन बनेगी b की वैल्यू रखने के बाद में, उसमें d आएगा कहीं ना कहीं। तो इसमें कहीं d है क्या? इसमें कहीं d है क्या? इसमें d है, ठीक है। तो इसमें रख के देख लेंगे, इसमें रख के देख लेंगे। लेकिन एबीसी की जो फॉर्म में है, ये एबीसी की फॉर्म में है और ये भी एबीसी की फॉर्म में है, तो एबीसी की प्रॉपर फॉर्म में तो खाली दो इक्वेशन आ रही है। इन दोनों को हमने चेक कर लिया, इन दोनों में से कोई एक मिल रही है, तो तीसरी इक्वेशन मिल रही है, जो कि ऑप्शन बी अपना, ठीक है। लेकिन अगर मैं डी की फॉर्म में भी देखूं, क्योंकि डी की फॉर्म में एक इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा अपने को। कौन से का? इसका और इन दोनों में से किसी एक का। क्या पता इससे, ये देखो ये नहीं मिल रही, तो क्या पता इन दोनों को मिलाने पे मिल जाए कुछ ना कुछ। भाई ये तो अपने को डायरेक्टली नहीं मिल रही, कौन सी मिल रही है? ये डायरेक्टली मिल रही है ना। क्या पता इसको और इसको मिलाने से कुछ इक्वेशन मिल जाए, हो सकता है। या फिर इसको और इसको मिलाने से कुछ इक्वेशन नहीं बन जाए, तो वो देखना पड़ेगा, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर मैं 2a की वैल्यू पहले इसमें रखता हूं तो क्या बन जाएगा। देखो 2 की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 2d प्लस का भी रख सकता हूं। 2d प्लस का भी रख दिया। आगे क्या पड़ा है? c माइनस का b, तो प्लस का c और माइनस का b पड़ा है, तो b से b कट जाएगा, तो 2d प्लस का c मिल गया। क्या मिल गया? 2d प्लस का c मिल गया। क्या कहीं 2d प्लस का c आ रहा है? बोला जाएगा 2d प्लस का c आ रहा है, बिल्कुल 2d प्लस का c आ रहा है। ये रहा। एक मिनट रुकना दोस्तों, कॉल वाले इसी टाइम पे परेशान करते हैं साले। तो आगे देखते हैं। और जब मैं यही सेम चीज, नहीं भैया ऐसा नहीं करते। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ गया ना। हम्म। मैं थोड़ी देर बाद में करता हूँ, मैं क्लास में हूँ ना। कुछ भी टाइम पास के लिए कॉल कर देते हैं। अब मान लीजिए साथ में रहते हैं तो उनका उठाना भी जरूरी, कुछ काम हो जाए। अभी भी मुंबई जा रहे हो? अरे मुंबई जा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है यार, हद है। मेरे को फ़ोन उठाना पसंद नहीं, क्योंकि इतना, अब नहीं भी उठाएं तो मुझे लगा क्या पता वो घर के हैं, पास के हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्लास देखेंगे तो फिर से डांटेंगे, फिर क्लास है कौन देखेगा, इतनी लंबी लंबी क्लासेस है ना। तो 2d प्लस का सी आ रहा है ना, तो 2d प्लस का सी है इसमें। तो अगर मैं देखो 2d प्लस का सी मिल गया ये वाला, तो यही सेम चीज़ अगर मैं इसमें रख के देखूँ, इसमें रख के देखूँ तो क्या मिल सकता है। देखो b तो ऑलरेडी है, और माइनस का 2d प्लस का b है, ये कितना आया? 2d प्लस का b आया, और माइनस में क्या है? c है, 2d प्लस का b आया। b माइनस का 2d माइनस का b माइनस का c, तो माइनस के माइनस से b कट जाएगा, तो माइनस का 2d माइनस का c आ जाएगा, माइनस का 2d माइनस का c, जो कि कहीं पे भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने को या तो 2d प्लस का c मिला, जो कि 2d प्लस का c है, और यह मिला अपने पास में 2a माइनस का b प्लस का c। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ आएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ सकता, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ओनली फर्स्ट ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्या आपको मजा आया सॉल्व करके क्वेश्चन को? आपको लगा कि ऐसे क्वेश्चन से कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे अपने में, है? अगर लगता है तो बिल्कुल सही लगता है ना? बिल्कुल सही लग रहा है आपको, टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत है नहीं। चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, है ना। कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ना अपने आप को, ट्राई करो थोड़ा सा इसको। थोड़ा सा इसको समझोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और इतना कोई टफर साइड पे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने में देखो एक दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक में सोचना ज़्यादा पड़ता है, और दूसरा कि एक्चुअल में लॉजिकल है। ये एक्चुअल में लॉजिकल नहीं है इतना, लेकिन इसमें सोचना आपको बिल्कुल भी पड़ेगा फिर भी। देखो रवि इन्वेस्ट करता है सम ऑफ 70,000 इन द अकाउंट्स ऑफ द टू डॉटर्स एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब है 70,000 इन्वेस्ट करता है इन द अकाउंट्स ऑफ हिज टू डॉटर्स, मतलब है इनके दो डॉटर्स हैं, डॉटर 1 फिर बी मान लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों में वो इन्वेस्ट करता है कुछ ना कुछ।
सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट इन सच वे द बोथ ऑफ देम गॉट द सेम अमाउंट, मतलब बोथ ऑफ देम गॉट सेम अमाउंट व्हेन दे टर्न एक्स ईयर्स ओल्ड। मतलब है, मान लीजिए अपने को नहीं पता, कुछ यंग कोई दो डॉटर्स है, मान लीजिए ए और बी है, उनमें से एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, अपने को नहीं पता, या फिर बराबर भी हो सकती है, कैसे भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन एक चीज अपने को बोली है कि जब वो एक्स साल की हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल भाई बोथ ऑफ देम गेट द सेम अमाउंट व्हेन दे टर्न एक्स ईयर्स ओल्ड। मान लीजिए एक्स को, मान लीजिए मैं एक में ले लेता हूँ एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, 15 ईयर्स मान लेता हूँ, एक्स का मतलब 15 ईयर्स। तो एक की एज मान लीजिए 10 साल है, एक की एज मान लीजिए 12 साल है, मतलब ये बड़ी है, 12 साल वाली डेफिनेट सी बात है कि बड़ी एज की होगी और ये छोटी एज की है। जो 12 साल वाली है जब वो 15 साल की हो जाएगी, मतलब उसको 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद में जो भैया प्रिंसिपल इसने इन्वेस्ट किया था और प्लस जो इसने इंटरेस्ट कमाया, वो दोनों जब सम करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो जो अमाउंट इस सेकंड वाली को मिला वो सेम अमाउंट मिलेगा इसको, किसको मिलेगा, जो छोटी वाली है, जब वो 15 साल की हो जाएगी तब। मतलब इसने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। इसने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 5 साल के। लेकिन कंडीशन क्या है कि रेट सेम होनी चाहिए। बोला सर रेट ही सेम है, टाइम भी तो अलग अलग है, और जब टाइम अलग अलग है तो डेफिनेट सी बात है, अपने को ये तो नहीं बोला ना कहीं पर भी कि भैया दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं। 70,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों के अकाउंट में, किसी में ज़्यादा कर रहे हैं किसी में कम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बोल दी कि जब वो दोनों 15 साल की हो जाएगी तो दोनों में से कौन सी पहले होती है वो डिपेंड करेगा, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जो 15 साल की हो जाएगी तो उसके 15 साल के होने के बाद में जो उसको अमाउंट मिलेगा वो दोनों को सेम मिलेगा, इसने बोल दिया। ठीक है। देन पूछा है कि हाउ मच अमाउंट डिड ही डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ हिज यंगर डॉटर। मतलब पता चल गया कि एक यंगर और एक ओल्डर है, एक यंगर और एक ओल्डर अपने पास में। ये पूछा है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया था उसके यंगर डॉटर के अकाउंट में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि जो x इज इक्वल टू गिवन है 20 साल, तो अकेले x से तो नहीं निकाल सकते। अगर x 20 साल का है, मान लीजिए कि इसने ये बोला ना कि एक डॉटर अपने पास में एक है और एक b है, तो जब जो a है वो मान लीजिए यंगर है, तो ये 20 साल की जब हो जाएगी तो इसने जितना अमाउंट मिला, और जो b है मान लीजिए वो ओल्डर है, तो ये जब 20 साल की हो जाएगी तब इसको जो अमाउंट मिला वो दोनों इक्वल होंगे। तो ना तो अपने को इसकी एज पता है ना अपने को कुछ इसकी एज पता है, तो ये हम नहीं बता सकते। ओनली फर्स्ट से तो आंसर नहीं निकलेगा, तो कहीं इधर का है वो तो खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 अलोन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू, बट नो वन। अच्छा ठीक है, अलोन तो कुछ है नहीं ना, अलोन का तो कुछ सीक्वेंस है नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द डॉटर इज 3 इयर्स, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द डॉटर इज 3 इयर्स है। डिफरेंस बिटवीन जो एज है डॉटर्स की वो 3 साल है। मान लीजिए जो ए है और जो बी है, ये यंगर डॉटर है, इसकी एज में मान लेता हूँ ए, और जो बड़ी वाली है उसकी एज में मान लेता हूँ, मान लीजिए ए प्लस का 3, क्योंकि 3 साल का डिफरेंस है तो डिफरेंस डेफिनेट सी बात है कि जो बड़ी होगी उसकी एज ज्यादा होगी। और जब ये 20 साल, अभी एक स्पेसिफिक बात तो बोली नहीं कि कितने साल की हो जाएगी, ये एक्स साल की जब हो जाएगी तब इनका अमाउंट सेम मिलेगा। तो फर्स्ट सेकंड से भी नहीं आ सकता, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 टाइम द एज ऑफ द यंगर डॉटर, तो अकेले थर्ड से, अकेले तो किसी से भी नहीं आ सकता, अकेला तो कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा। जब मैं दो को मिलाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड को मिलाता हूँ आपस में, तो एक्स अगर मैं 20 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक्स अगर मैं कितना लेता हूँ 20 लेता हूँ, अभी ना तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट ना तो अपने को इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। ठीक है, इन दोनों से बात कर रहा हूं मैं, खाली इस तीसरे की बात एक बार नहीं कर रहा मैं। ना तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ना अपने को ये पता है कि हमने जो ए को कितना डिपॉजिट दिया था और अपने बी को कितना डिपॉजिट दिया था। तो सारी की सारी वैल्यूज जो है ना वो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल फॉर्म में आएगी, बहुत सारे वेरिएबल्स बनेंगे। फर्स्ट और सेकंड मिला के भी आंसर नहीं निकलेगा। अगर आपको मन कर रहा है तो करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जो ए है उसका डिपॉजिट था मान लीजिए ₹P, और जो बी था वो 70,000 माइनस का ₹P था। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी अपने पास में नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालो, चलो आप, अमाउंट सेम होना चाहिए। अमाउंट सेम होने का मतलब क्या है, मान लीजिए ए ने इन्वेस्ट किया था ₹P, ठीक है, तो पी को ये आ गया, और अमाउंट का मतलब क्या होता है 1 प्लस का R/100 और इसकी पावर में टाइम, मिल गया अमाउंट।
ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। सिंपल सी बात है, इसका प्रिंसिपल था, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट थी और कुछ टाइम था, तो अपने पास अमाउंट मिल गया। कितने साल बाद में, अब आप बोलोगे कितने साल से, टाइम कितना हो जाएगा, तो मैं एक, जाओ जाओ आप, एक एज ए साल थी और ए से जब 20 साल तक हुआ, मान लीजिए कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये ए है ना, ये ध्यान रखना, इसकी एज मान लीजिए 15 साल है। जब 15 साल का तो ऑलरेडी हो गया, 20 साल तक जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा भाई, 20 में से इस 15 को घटाऊंगा ना, तभी तो डिफरेंस आएगा इनकी एज का। भाई आपको पता है कि एज अभी 15 साल का है, ठीक है, तो जब ये 20 साल तक होगा, तब ये 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, टाइम 5 साल के लिए होगा, तो कैसे निकला 5, इस 20 में से इस 15 को घटाऊंगा, तो वही सेम चीज, ये मान लीजिए ए साल का तो ऑलरेडी था, अभी जब 20 साल का होगा तो 20 माइनस का ए ईयर्स तक के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम 20 माइनस का ए साल। ये सेम होगा, किसके लिए सेम होगा, 70,000 माइनस का पी, जो अपन ने जो अपने पास बिगर सिस्टम, इसके लिए 1 प्लस आर बटे 100। अब आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 माइनस का ए प्लस 3, 20 माइनस का, इस टाइप से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 माइनस का, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 माइनस का। कैसे निकालोगे यार, आर है, पी है, ए है, कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट और सेकंड से मिला के भी नहीं निकाल सकते, तो एनी टू स्टेटमेंट से तो गलत हो जाएगा, एनी टू स्टेटमेंट से भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से बात करके देख लेता हूँ, सेकंड और थर्ड का कुछ है नहीं, अगर मैं तीनों को मिला के देखूँ एक बार के लिए, फर्स्ट और थर्ड से भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये है 20 है, और सेकंड में सिर्फ और सिर्फ बता रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5 टाइम द एज ऑफ द यंगर सिस्टर, ये दे रखा, तो इससे भी नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर नहीं निकलेगा। फर्स्ट में देखो ये है, खाली एक्स है, मतलब जब वो एक्स साल की हो जाएगी, मतलब वो जब 20 साल की हो जाएगी, तो अपने को दोनों को अमाउंट सेम मिलेगा। लेकिन क्या अपने को देखो, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड से बात करता हूँ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 टाइम द एज ऑफ द यंगर डॉटर, तो मान लीजिए यंगर डॉटर जो है वो ए है और जो ओल्डर डॉटर है वो बी है, अपने को बता थोड़ा क्या कि कौन सी किससे बड़ी है, तो ये तो स्टेटमेंट सेकंड के अंदर बता रखा है अपने को, भैया जो यंगर डॉटर है या फिर जो उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 3 साल के लिए है। अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड को भूल जाऊं, तो स्टेटमेंट थर्ड से क्या बोलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 टाइम द एज ऑफ द यंगर डॉटर, तो 5 टाइम कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है कर दो, तो 5 है यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई, इनका क्या आएगा, 17 माइनस का ये कहाँ से आएगा, ये से वापस 20 माइनस का ए, 20 माइनस का बी, ऐसा, तो मतलब फिर से न्यूमेरिकल वेरिएबल्स वगैरह आएंगे, हम फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर नहीं निकाल सकते। अगर मैं तीनों को आपस में मिला भी लेता हूँ दोस्तों, अगर मैं आपस में तीनों को मिला भी लेता हूँ, तो क्या मिलेगा देखना, 17 माइनस का है, नहीं, तो ध्यान से समझना, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द डॉटर्स इज 3 ईयर्स, ये तो सेकंड आ गया। थर्ड से अगर बात करूं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 टाइम्स द एज ऑफ द यंगर डॉटर, अब यंगर डॉटर कितनी थी अपने पास में, ये थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 5। भैया आर की जगह 5 ए रख के भी देख लो, भैया जब आर पड़ा था तब भी आंसर नहीं निकाल पाए, तो आर को 5 ए में चेंज कर दो, ये लो, इसकी जगह 5 ए कर दिया, इसकी जगह 5 ए कर दिया, अब क्या निकाल लोगे, अब भी एक इक्वेशन है, वेरिएबल्स अपने पास में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पी है, बोले सर थोड़ा ट्राई तो करो, ट्राई कर लेते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या मिलेगा बताओ, बोलो सर इसके ना ऊपर नीचे बट्टे में लेके जाओ, एक काम करो, ठीक है बट्टे में लेके जाते हैं, तुम्हारी खुश में से वो क्या बोलते हैं उसके लिए, खुशी के लिए, तो ये पी है और इसको मैं बट्टे में लेके जाता हूँ, ठीक है, इधर लेके जाता हूँ, चलो लिख दिया पी और बट्टे में आ गया 70,000 माइनस का पी आ गया, उधर क्या पड़ा था 17 माइनस का ए, वही तो देखो सेम है, दोनों के दोनों सेम है, और जब ये ऑलरेडी पड़ा है, देखो इसको मैं पी मान लेता हूँ पूरे को, या फिर क्यू मान लेता हूँ, चलो क्यू की पावर में क्या है 17 माइनस का ए, और ये भी पूरा का पूरा क्या है क्यू ही है, तो क्यू की पावर में क्या है 20 माइनस का ए, ठीक है, लेके जाओ ऊपर लेके जाओ, कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे, कहाँ से कुछ रेशियो निकल रहा है, सर लेके तो जाओ, सर लेके तो जाओ, 20 माइनस का ऊपर चला गया, तो क्या बन गया ए, ये प्लस का बन गया और माइनस का 20 बन गया, ठीक है, यहाँ से क्या कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, अपने पास में क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, मतलब ऊपर आ जाएगा माइनस का 3, इसकी फॉर्म में आ जाएगा 1 प्लस का 5 बटे 100 की पावर माइनस का 3 आ जाएगा, इससे क्या निकालोगे, पी की फॉर्म में है और नहीं निकल पाएगा, तीनों को मिला के भी आंसर नहीं निकल पाएगा, तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्या आप समझ पाए इस लॉजिक को,
जो कॉन्सेप्ट है ना सीएसए का, वो बहुत ब्यूटीफुल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत मजा आता है जब ये इतने साल का हो जाता है, उतने साल का हो जाता है, तब पैसे सेम मिलते हैं। तो बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है ये। तो बहुत लॉजिक समझ में आया होगा इसका, ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। फिर भी क्वेश्चंस बहुत कमाल के हैं और बहुत शानदार लेवल के, छांट छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, छांट छांट के, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो एडजस्ट कर लेता हूँ मैं ना, अदरवाइज तो ये तो इतना सफिशिएंट होगा। तो इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है क्वेश्चन को सोल्व करने में। दोस्तों मैं जा रहा हूँ मुंबई कुछ दिनों के लिए, कुछ पुराने दोस्तों से मिलने, है ना। मेरा एक ऐसा, मतलब जब मैं पढ़ाई भी करता था तो मेरा एक रूल होता था कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो टाइम 3 महीने 4 महीने लंबा होता था। तो 3-4 महीने के हार्ड प्रैक्टिस के बाद में, बहुत हाई कंसंट्रेशन के बाद में, मुझे एक गैप चाहिए होता है 3-4 दिन का। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि गैप लूंगा यहाँ पे, मैं क्लास कोशिश करूंगा, एक क्लास तो ले लूंगा। ज़्यादा दिन नहीं होगा, 2-3 दिन के लिए होगा। उसमें एक लाइव भी ले लेंगे, कुछ डिस्कशन कर लेंगे, पुराने ऑफिस भी दिखा दूंगा आपको, पुराने लोगों से, कलीग से भी मिलवा दूंगा। ठीक है, मोटिवेशन आएगा। ठीक है वहाँ। और पुराने ऑफिस भी है तो आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा दिखाने के एलआईसी के ऑफिस कैसे होते हैं। एलआईसी के ऑफिस है ना, बैंक से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बैंक से तो, बैंक में तो क्या मैक्सिमम 5-6-10 पीपल काम करते हैं, 40-50 लोग काम करते हैं एलआईसी में। एक ऑफिस में फंक्शंस अच्छे अच्छे होते हैं, सब बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या थोड़ा सा, छोड़ो अभी क्या, चलो देखते हैं। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा सॉल्व करके। ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन, एक मिनट में ना वहीं कर लेते हैं। ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन कंसिस्ट टू स्टेटमेंट है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अपने को स्टेटमेंट का आंसर देना है। देखो क्या बोला है, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स है। नंबर सिस्टम पे बेस्ड ये बहुत शानदार क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट, मतलब अर्थमेटिक के अंदर ही आते हैं क्वेश्चन, टफ लेवल पे नहीं होते। नंबर सिस्टम भी अर्थमेटिक के अंदर ही आता है। ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह वो थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन ये सब अर्थमेटिक ही होते हैं। m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर है, पहली बात तो ये। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उनकी लाइन में जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि लास्ट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और वहां पे 2 रूट्स निकल गए, तो उनको चेक करना पड़ेगा। बोला सर एक तो नेगेटिव निकल गया, एक पॉजिटिव निकल गया, वापस नेगेटिव को भी चेक करोगे, पॉजिटिव को भी चेक करोगे। अपने याद ही रखो ना कि पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव को तो वैसे ही नेग्लेक्ट कर दोगे। m इज द प्रोडक्ट ऑफ 24 एंड a इंटू बी। जो m है वो क्या है, प्रोडक्ट है किसका, 24 का एंड a इंटू बी का। a इंटू बी को नंबर होगा, हो सकता है नंबर, ये प्रोडक्ट है a इंटू बी का। ठीक है, n इज द प्रोडक्ट ऑफ 30। अपने पास में भैया है n, वो किसका प्रोडक्ट है, 30 एंड 2a प्लस बी का, इसका वो क्या है, प्रोडक्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन m एंड n, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन m और n का अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इफ मैं ट्राई करता हूं स्टेटमेंट फर्स्ट से। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है, सम ऑफ m एंड द प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी क्या है, तो सम ऑफ m एंड प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी कितना है, 750। ठीक है, मतलब इसने क्या बोला, तो सम है ऑफ m का और जो प्रोडक्ट है a और b का, इनका सम कितना है, 750 है। तो समझना इस लैंग्वेज को, इसने ये बोला सम ऑफ m, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे। सम ऑफ m और जो प्रोडक्ट है a प्लस बी का, जो प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी का, ये प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का मतलब क्या होता है, a इंटू बी तो होता है, वो कितना है, वो कितना है, तो आप बोलोगे सर वो है, कोई दिक्कत,
तो स्टेटमेंट फर्स्ट से m के बारे में बात करी गई है, तो अगर मैं m को ऊपर से उठा के लेके आता हूं तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से समझना। चेंज नहीं हुआ क्या? अगर मैं m को यहां से देखूं, इसमें पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, तो 24 इंटू ए इंटू बी मिल जाएगा, 24 इंटू ए इंटू बी प्लस 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 m की जगह रख दिया अपन ने, ये रख दिया m की जगह, इसमें आ जाएगा ए इंटू बी, बराबर में कितना 750। सिंपल बात है ये, बिल्कुल सिंपल बात है। छोटा कर लेता हूँ मैं खुद को। चलो, और इसने क्या देखा, अब अगर मैं a प्लस बी, इसमें भी है a प्लस बी, इसमें भी कॉमन ले लेता हूँ। अगर a प्लस बी कॉमन लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने a प्लस बी को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा आपको पता है, यहाँ से 24 बच जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा, तो 25 आ जाएगा अंदर। मल्टीप्लाई भी कितना 750, तो 25 से कितने बार कटेगा, 30 बार। मतलब a और जो, अच्छा a इंटू बी है ना ये, सॉरी a इंटू बी, तो a इंटू बी जो आएगा अपने पास में वो कितना आएगा, 30 निकल के आएगा। वो कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। क्या निकालना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन m इंटू n, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन m इंटू n, अच्छा m और n का डिफरेंस निकालना है। तो दोस्तों आप बोलोगे सर यहां से m तो निकल जाएगा, बोला कैसे निकलेगा, बोलो a इंटू बी की जो वैल्यू है वो 30 आ गई, इंटू बी की 30 आ गई, तो ये जो 30 में अगर यहाँ पे रख दूंगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 या 72, 720 आ जाएगी। सर ठीक है 720 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन n की वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे n की वैल्यू कैसे निकालोगे, n में तो स्पेसिफिक a और b के बारे में बात करी गई है। तो बोला सर यहाँ से देख लो हिडन ट्रायल से, कितना देखोगे, तो अगर मैंने a को 1 रखा तो b को 30 रखना पड़ेगा, तो वैल्यू अलग निकलेगी। मैं समझ रहे हो भाई, a को जब मैंने 1 रखा, b को मैंने 30 रखा, तो 1 यहाँ पे रहेगा, 30 यहाँ पे रहेगा, तो वैल्यू अलग निकलेगी। और क्या रख सकते हो, बोला सर यहाँ पे ना 2 रख दो और यहाँ पे 15 आ जाएगा, 3 रख दूं 10 आ जाएगा, 5 रख दूं 6 आ जाएगा। और क्या आ सकता है, 1 2 3 6, तो उल्टा हो जाएगा, फिर इनका उल्टा कर लो सबका, मतलब एक की जगह 30 रख दो, बी की जगह 1 रख दो, एक की जगह 15 रख दो, बी की जगह 2 रख दो, उल्टा हो जाएगा, वैल्यू अलग निकलेगी। भैया m की तो एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई, मैंने मान लिया, लेकिन n की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई अभी तक। n की वैल्यूज आ गई लेकिन बहुत सारी वैल्यूज आ गई, तो हम डिफरेंस बिटवीन, प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन m और n नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे। स्टेटमेंट फर्स्ट से हम अलोन तो निकाल नहीं पाएंगे बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। इधर स्टेटमेंट फर्स्ट, इधर से तो नहीं निकलेगा, टुगेदर आ सकता है, टुगेदर नहीं भी आ सकता है, और देखेंगे डेटा सेकंड की बात भी कर रहे हैं। इफ वेदर, अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड से देखूं, स्टेटमेंट में अगर सेकंड से देखूं, इसको मिटा देता हूं यार एक बार, क्योंकि काफी टाइम ले रहा है। तो आपको पता ही है क्या क्या होता है इसमें तो लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या सोल्व कर सकते हैं आराम से। अब अगर मैं देखूं स्टेटमेंट सेकंड से, n इज 79 मोर देन b, n इज 79 मोर देन b है, यहाँ पे 79 टाइम्स b नहीं है, 79 मोर देन, 79 टाइम्स मोर देन b। तो मैं b को क्या लिख सकता हूँ, अगर b है दोस्तों, तो n की वैल्यू क्या होगी, 79 टाइम्स मोर देन b, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 b आ जाएगी। 79 टाइम मोर देन, 79 टाइम मोर देन का मतलब अलग होता है, 79 टाइम्स का मतलब अलग होता है कि नहीं। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। चलिए, b की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या आ गई, 80 भी आ गई। अगर सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड स्टेटमेंट ये था अपने पास में, ठीक है, n इज 79 मोर देन b आ जाएगा। n से कुछ कनेक्शन बिठाते हैं, n का देखो ये है अपने पास में, क्या है, n इज इक्वल टू 30 इंटू 2a प्लस का b है, सिंपल है। तो n की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 80 भी रख दी, 80b इज इक्वल टू, 30 भी आएगा, जब 30 भी उधर जाएगा घट जाएगा तो 50 भी बचेगा, इज इक्वल में क्या आ जाएगा, 60 ये आ जाएगा। तो भैया b की वैल्यू क्या है, 6 है, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो भैया b और a का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 6:5 आ जाएगा, 6:5। लेकिन कोई स्पेसिफिक वैल्यू थोड़ी आई b और a की निकल के, b और a की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज निकल के थोड़ी आई अपने पास में। भैया ये तो x की फॉर्म में मान सकता हूँ मैं इसको, तो ये x आ गया और ये y आ गया। बोला सर देख तो लो एक बार करके, क्या पता निकल ही जाए, देख लेंगे चलो। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट को मैं याद ना रखूं, स्टेटमेंट सेकंड को खाली देखूं तो क्या मिलेगा। बोला सर एक काम करो, स्टेटमेंट है ना जो ए और बी का जो निकला है वो इसको इसमें रख के देखो, तो m की वैल्यू क्या आएगी। और दोस्तों चॉइस तो ऑलरेडी है, a इंटू बी मतलब क्या बन जाएगा, 30x स्क्वायर बन जाएगा ये,
एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो बन जाएगा 30 के 720 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, बोला सर यहाँ पे रख के देख लो, ए की है 5 तो 10 एक्स, और बी की कितनी अच्छे है तो 16 एक्स, 30 इंटू 16 480, ये एक्स निकलेगा खाली, ये एक्स निकलेगा, तो इनका डिफरेंस प्रॉपर नहीं निकल के आएगा, प्रॉपर डिफरेंस इनका नहीं निकल के आएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड अलोन से भी आंसर नहीं निकलेगा। तो क्या दोनों को मिला के निकाल सकते हैं, बोला बिल्कुल निकाल सकते हैं। बोला सर स्टेटमेंट फर्स्ट से जो ए और बी की वैल्यूज निकल के आ रही थी वो किस किस में आ रही थी, 1 30 में, 2 15 में, 3 10 में, 5 6 में, इस टाइप से निकल के आ रही थी। लेकिन जब स्टेटमेंट सेकंड से मैंने निकाला तो आपको पता है ए और बी का रेशियो मिल गया 6:5। रेशियो अगर प्रॉपर मेरे को साइंटिफिकली प्रूव करना है तो मैं इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो कौन सा निकल रहा है, एक ही निकल रहा है 6 और 5 वाला, देखो ये वाला एक ही निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 6 और 5 की फॉर्म में ए का ए और बी का एक ही फॉर्म है जो कि प्रॉपर 6 और 5 है, प्रॉपर 6 और 5 है। तो ए की वैल्यू फिक्स क्या आ जाएगी 5 और बी की वैल्यू फिक्स क्या आ जाएगी, आ जाएगी। ये कब पता लगा, जब हमने एक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट दो को मिलाया पहले। अब अगर हमें फाइनल डिसीजन निकालना है, फाइनल वैल्यूज निकालनी है तो हम रख सकते हैं 5 6 के 30, 30 के 72, 720 निकल जाएगा। और 2a प्लस का b, तो 2a मतलब 10 और b 16, 50 480। तो हम बोल सकते हैं कि एक डिफरेंस निकालना है m और n का, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये लॉजिकल सवाल, क्या ये वेरी वेरी ब्यूटीफुल सवाल आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम लेते हैं। कौन सा ले, चलो इसको पढ़ो, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। काफी गजब का क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हैं कि डीआई टाइप का हो जाता है ना, डीआई नहीं है लेकिन बहुत गजब का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक पे बेस्ड है, इतना लॉजिकल नहीं है, आप समझ जाओगे आराम से। क्या हो गया यार, कॉल करना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं इसको, इंग्लिश में हिंदी में दिखा दिया मैंने आपको, नहीं दिखाया, ये लो हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश में देखते हैं इसको क्या बोला है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है सॉल्व करने का इसको। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, निशार और जीवन बॉट ए कार एंड बस रिस्पेक्टिवली। निशार और जीवन दो आदमी है, वो कार और बस खरीदते हैं। स्पीड ऑफ द बस रिमेन्स द सेम एवरी डे एंड स्पीड ऑफ द कार ऑल्सो रिमेन्स सेम एवरी डे। मतलब जो स्पीड ऑफ द कार है और स्पीड ऑफ द जो बस है वो सेम रहती है एवरी डे पे। ऐसा नहीं कि कार की स्पीड और बस की स्पीड सेम है, ऐसा नहीं है। एवरी डे जो उनकी स्पीड है वो सेम रहती है, ऐसा नहीं कि पहले दिन 20 हो गई, दूसरे दिन कार की स्पीड 30 हो गई, चौथे दिन कार की स्पीड 50 भी हो गई। देखो डेज दिया ना, फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे के ऊपर, तो इन डेज की बात कर रहा है। क्या बोला इसने, लाइट आ गई फाइनली। इसने ये बोला कि जो कार की स्पीड है, और जो बाइक की स्पीड है, मतलब कार और बस की जो स्पीड है ना, वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन उनकी स्पीड अलग थी फिर अगले दिन की स्पीड अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कार की स्पीड आज 40 है तो अगले दिन भी वो 40 ही रहेगी, उसके अगले दिन भी 40 ही रहेगी, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, देखो क्या बोला है, फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं। निशार कवर्ड टी प्लस का 60 किलोमीटर इन 1 घंटे। निशार जो कवर करता है वो कितना कवर करता है, टी प्लस का 60 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे के अंदर बाय द कार। ठीक है, जीवन जो दूसरा आदमी है वो कवर करता है टी किलोमीटर इन ए प्लस के 2 घंटे के अंदर बाय द बस। ये फर्स्ट डे की बात है। तो फर्स्ट डे का अगर मैं डेटा, अगर इक्वेशन बनाता हूँ तो कैसे बनेगी इक्वेशन, ध्यान से समझना। टी प्लस का 60 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर, मतलब मान लीजिए बाई कार, मान लीजिए कार की स्पीड जो है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर थी।
अगर वो 1 घंटे ट्रेवल करता है, भाई ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम, डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी है, टी प्लस का 60 आ जाएगी। ये बात समझ में आई? ये कार से है। और जीवन जो ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन ए प्लस का 2 घंटे बाई द बस। फॉर एग्जाम्पल जो बस की स्पीड थी मान लीजिए बी थी, और ये ए प्लस के 2 घंटे अगर ट्रेवल करे तो कितना ट्रेवल कर लेगा, 3 घंटे ट्रेवल कर लेगा। ये बात आपको समझ में आई? ये लॉजिक आपको समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट डे की बात है। अगर मैं आगे की बात करता हूँ सेकंड डे में, कार कवर, देखो सेकंड डे क्या बोला था, कार ओवरटेक करती है द बस एट पॉइंट पी एट 2 PM। ध्यान से समझना, यहाँ पे लॉजिक बहुत अच्छा लगा है, बहुत गजब का लॉजिक लगा है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। कार जो है ना वो ओवरटेक कर लेती है बस को एट पॉइंट पी पे 2 PM पे। एक कार है, मान लीजिए बस आगे चल रही थी कहीं पे भी सेकंड डे पे, मान लीजिए कहीं पे भी जो कार है पीछे रुक गई थी तो बस आगे निकल गई, फॉर एग्जाम्पल बस मान लीजिए आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई, लेकिन कार तो फास्ट होगी। तो कार के बारे में बोला है, तो कार ओवरटेक कर लेती है बस को एट पॉइंट पी पे। ये पॉइंट पी पे वो क्या कर रही है, ओवरटेक करती है। ओवरटेक करने का मतलब कि दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएगी। पॉइंट पी पे ओवरटेक करती है, मतलब वो पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे बस यहाँ पे पहुंची, कार ने जस्ट उसको एंट्री मारी आगे, तो मतलब दोनों इस पॉइंट पी पे एक साथ में थे एट 2 PM पे। मतलब जब पॉइंट पी पे आए वो दोनों, तो वहां पे 2 बजे थे, 2 PM पे थे। द कार रीचेज पॉइंट क्यू एट 5 PM। जो कार थी वो फास्ट चल रही थी, आपको पता है, तो वो क्यू पे पहुंच गई, पॉइंट क्यू पे पहुंच गई कितने बजे, 5 PM पे। यहाँ पे 2 बजे पहुंचे थे, ये पॉइंट पी मान लेता हूँ और ये पॉइंट मान लेता हूँ क्यू। ठीक है, यहाँ पे दोनों 2 बजे मिले, लेकिन उसने क्या बात बोला, द कार रीचेज पॉइंट क्यू एट 5 PM। तो कार जो है ना वो पॉइंट क्यू पे कितने बजे पहुंच गई, 5 बजे पहुंच गई। तो यहाँ से कार चलती है, आपको पता है यहाँ पे चलते चलते जाती है, और कितने बजे पहुंच जाती है यहाँ पे कार, 5 PM पे पहुंच जाती है, 5 PM पे पहुंच जाती है। ठीक है, 3 घंटे इसको कवर करने में लग गए। एंड इमीडिएटली टर्न बैक, और इमीडिएटली टर्न बैक कर लेती है, मतलब कार जैसे यहाँ पे पहुंची इमीडिएटली वो टर्न बैक कर लेती है। जैसे टर्न बैक किया एंड अगेन मीट बस एट पॉइंट आर 6 PM। मान लीजिए 1 घंटे में कुछ इतनी दूर चली होगी, तो यहाँ पे 6 बज गए, क्या बज गया, 6 PM हो गया। तो यहाँ पे किससे मिली होगी, वो बस से मिली होगी, बस तो स्लो चल रही थी, तो धीरे धीरे बस देखो यार डूबती डूबती बस आ रही है, यहाँ पे से मिली ये बस और ये कार। ये सीक्वेंस आपको समझ में आया, कैसे मिले आपस में, समझ में आया आपको, कैसे मिले आपस में, समझ में आई ये बात? ठीक है, आपने चीज नोटिस करी होगी यार, जब जब कार जो चल रही थी, बोलते सर हैं, मुंबई जा रहा हूँ यार। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी होगी, क्या चीज नोटिस करी, देखना, जब जो कार है अपनी, ये जो कार है, तो कार जितनी यहाँ से चलती है, फॉर एग्जांपल कार यहाँ से चलती है, सेम टाइम पे चलती है, ठीक है, टाइम लगाती है, टाइम लगाती है, यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, वापस घूम जाती है, घूम के वापस यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, मतलब कार ने जितने टाइम में, ध्यान देना, जितने टाइम में फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस को फॉर एग्जांपल कितना मान लूँ, 3 मान लूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि इसकी जो स्पीड थी वो 3 घंटे में ट्रेवल करी थी, इसने 3 घंटे में ट्रेवल करी थी। भाई ये जो कार है इसकी स्पीड में मान लेता हूँ, देखो आपको पता है ना कि यहाँ से 2 बजे चली थी और यहाँ पे कितने बजे पहुंच गई, 5 बजे पहुंच गई, मतलब इसने 3 घंटे ट्रेवल करा, 3 घंटे इसने ट्रेवल करा, सिंपल सी बात है। तो 3 घंटे ट्रेवल करा, मान लीजिए इसकी स्पीड जो भी थी सी थी ना, तो 3C इसने ट्रेवल कर लिया, 3C इसने ट्रेवल कर लिया, समझ गए बात को? भाई जब 3C ट्रेवल करा जाने जाने में, और 1 घंटे में ये भी तो ट्रेवल करा है, 1 घंटे में इसने ये भी तो ट्रेवल करा, देखो ये वाला, ठीक है, मतलब 3C ये पूरी डिस्टेंस है, उस 3C में से अगर ये डिस्टेंस घटा दो तो ये पीछे कितनी बच जाएगी, 2C बच जाएगी। मतलब क्या है, मैं ये बोल सकता हूं कि कार जितने टाइम में 4C डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कार जितने टाइम में 4C डिस्टेंस ट्रेवल करती है, भाई 2 बजे यहां से चली, 6 बजे यहां पे पहुंच गई,
तो कार ने उन 4 घंटों के अंदर 4 सी डिस्टेंस ट्रेवल करा, 4 सी डिस्टेंस ट्रेवल करा। और ये भी 2 बजे यहाँ पे पहुंच, मतलब मिले दोनों आपस में, और ये 6 बजे यहाँ पे पहुंच गई। भाई ये थोड़ी स्लो चल रही थी, इसको ये पहुंची नहीं अभी तक, तो मुड़ेगी कैसे वापस? तो जब यहाँ तक पहुंची है तो कितने घंटे में पहुंची है? 4 घंटे में पहुंची है, क्योंकि ये भी 2 बजे चली थी। 2 बजे चलने का मतलब 2 बजे मिले थे आपस में, और 6 बजे यहाँ पहुंची, मतलब इसने भी 4 घंटे। मैं सिर्फ और सिर्फ बस की बात करता हूँ, तो बस ने 4 घंटे में 2C डिस्टेंस को ट्रेवल किया, 4 घंटे में 2C डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो भैया जब कार फास्ट थी तभी 4C चल पाई, और बस जब स्लो थी तभी 2C चल पाई। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो जितनी फास्ट है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर आप तेज भागोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, अगर आप स्लो भागोगे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, कार और बस की स्पीड का रेशियो है, वो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। वो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। कैसे पता लगा? बोला सर 6 घंटे में इसने 4C डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 घंटे में इसने 4C डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन 4 घंटे में इसने खाली 2 डिस्टेंस लिया, मतलब आधा डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा। सेम टाइम में अगर कोई आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या? वो आधी स्पीड से भाग रहा है। आधी स्पीड मतलब क्या हो जाएगी? 1, और इसकी स्पीड दुगनी हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। सिंपल बात है, ठीक है। तो मतलब सेकंड डे से अपने को ये चीज़ पता लग गई, सेकंड डे से अपने को ये चीज़ें पता लग गई। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब थर्ड डे की बात कर लेते हैं। निशांत एंड जीवन बोथ कवर्ड 600 किलोमीटर बाई कार एंड बाई बस रिस्पेक्टिवली। मतलब निशांत जो है वो 600 किलोमीटर करता है, किससे? बाई कार से। और जो जीवन है वो सेम 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाई बस से। रिस्पेक्टिवली बात बोल दी ना इससे, सब रिस्पेक्टिवली बोल दी। निशांत टेक 5 आवर लेस देन जीवन टू कवर द डिस्टेंस। अब जीवन आपको पता है बस से जा रहा है, जब जीवन भैया बस से जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो जीवन 600 किलोमीटर ट्रेवल करने के अंदर, मैं अगर इसको थर्ड डे मानूं, यहाँ पे अगर मैं थर्ड डे को एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, तो जो जीवन है वो 600 किलोमीटर को ट्रेवल करने में किससे कवर करेगा? बस से। ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्लो है, बस तो स्लो है, ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और यही 600 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा कौन? कार से। निशांत तो 5 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है, बस 5 घंटे ज़्यादा टाइम लेगी। तो बस की स्पीड कितनी है? x है, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं x। और जो क्या बोलते हैं कार है उसकी स्पीड कितनी है? 2x है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? 2x लगा दिया। तो दोस्तों अगर मैं इसको काटूं तो 300, तो 600 में से 300 जाएगा, 300 बट्टे x इज इक्वल में कितना आ जाएगा? 5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 60 आ गई। और x क्या था अपने पास में? x था ये वाला, x यही तो था। अरे भैया कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगा रहा ना मैं इसमें। x जब 60 आया तो जो बस की स्पीड है दोस्तों वो कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो कार की स्पीड होगी वो कितनी होगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? थर्ड डे से अपने को स्पेसिफिकली प्रॉपर जो वैल्यू होती है कार की और स्पीड, कार और बस की जो स्पीड की, वो निकल के आ गई। सेकंड डे से कुछ डेटा मिला था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी और आर? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी और आर अपने को बताना है। तो यार मुझे एक बात बताओ, आप मुझे भी एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात बतानी है। पी और आर के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये रहा पी यहाँ पे था और आर ये था, ये तो क्यों है? क्या है? क्यों है? आर ये था, यहाँ पे था, कहीं यहाँ पे। ये डिस्टेंस हमने को बतानी है। ये डिस्टेंस क्या है? बस है 2 घंटे में, बस 4 घंटे में ट्रेवल करती है, या फिर कार 2 घंटे में ट्रेवल करती है। कार 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी, तीसरे घंटे में कार यहाँ पहुँच जाएगी, चौथे घंटे में मुड़ के यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि बस जो है वो 4 घंटे में यहाँ पहुँचती है, ठीक है, क्योंकि 2 बजे चली थी और 6 बजे पहुँची यहाँ पे। तो बस जब 4 घंटे में ट्रेवल करती है इतना, वो अपने को बताना है पी और आर की डिस्टेंस। तो बस की स्पीड कितनी है? 60, जो कि 24, 240 आ जाएगी स्पीड, डिस्टेंस आ जाएगी पी और आर की। तो बोल सकते हैं पी आर कितना है? इजी था। अगर इसी का मैं दूसरा आपसे बोलूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी क्या आ जाएगी? तो टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टी कहाँ से निकलेगा? टी निकलेगा ऊपर वाले से, इससे निकलेगा, क्योंकि आपको पता है ये चीज कि डिस्टेंस से सी ए इज इक्वल टू, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और टी अपने को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि सी जो था ना, स्पीड थी, कार की स्पीड थी। कार की स्पीड कितनी आई? कार की स्पीड कितनी? 120 आई। तो 120 को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120 इज इक्वल में आ जाएगा टी प्लस का 60। और जो बस थी उसकी स्पीड कितनी आई थी? 60। 60 इंटू 60 ए और प्लस का आ जाएगा 120,
इज इक्वल में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो टी की वैल्यू अगर मैं उठा गया, अच्छा टी की निकालनी है ना, टी की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो टी के निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा देखो, 120 ए बन जाएगा और प्लस में आ जाएगा 240 इज इक्वल में आ जाएगा 2t। 120 ए ऊपर वाली ये वाली प्लस में आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, t प्लस का 60। तो 120 की जगह रख देता हूँ वैल्यू में, क्या रख दूंगा, t प्लस का 60, देखो ये रख दी इसकी जगह में, ये वाली रख दी, प्लस का आ जाएगा 240 इज इक्वल में आ जाएगा 2t। तो t की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास, उधर जाके t बन जाएगा, आ जाएगी 300। तो t की वैल्यू बोल सकता हूँ मैं आ जाएगी। लॉजिक समझ में आया? ये एक नॉर्मल अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, नॉर्मल अर्थमेटिक, इसमें मैंने घुसा दिया फालतू में टी का, बाकी वैसा कोई लॉजिक नहीं था इसका घुसाने, ये और एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। समझ में आई बात? क्या आपको ये चीज समझ में आई? लॉजिक दिमाग में बैठा थोड़ा थोड़ा? लॉजिक दिमाग में बैठा? बैठा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठा तो प्रॉब्लम है। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसको पढ़ो, ये इंग्लिश में है और ये अपने पास में है हिंदी में, ठीक है, ये हिंदी में है। बस समझो इसको, थोड़ा टाइम दो, टाइम दोगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और लॉजिक भी काफी भयंकर टाइप का लगाना पड़ेगा, क्योंकि काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। इन अ गैदरिंग देयर आर टोटल 400 पर्सन्स फ्रॉम चाइना, जापान एंड कोरिया। 400 पीपल्स है, चाइना से हैं, कुछ जापान से हैं, कुछ कोरिया से हैं। द नंबर ऑफ चाइनीज पीपल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रॉम एनी अदर कंट्री। मतलब जो चाइना में पीपल हैं वो क्या है, ज्यादा है फ्रॉम एनी अदर कंट्री से। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम चाइना, जापान एंड कोरिया वो कितना है, 5, 6 एंड 9 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाइना, जापान और कोरिया। इसमें कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होगी, ठीक है, कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होगी, और कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होगी। कौन सा है, कोरिया का है, ये जापान है, और ये अपने पास में है चाइना। कोई दिक्कत है? लेकिन इसमें क्या बोला, इसमें ये बोला कि जो फीमेल्स का रेशियो है चाइना, जापान और कोरिया में वो कितना है, 5, 6 और 9 है। तो मैं अगर मानूं तो 5x, 6x और ये बन जाएगा 9x। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? जो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द चाइनीज मेल्स दैट ऑफ चाइनीज फीमेल्स इज सेम। चाइनीज मेल का और चाइनीज फीमेल का जो रेशियो है, मतलब चाइना की बात कर रहा हूं मैं, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो रेशियो किसके इक्वल में होगा, चाइनीज मेल और फीमेल्स के, वो सेम एज द नंबर ऑफ द कोरियन फीमेल्स टू द नंबर ऑफ कोरियन मेल्स। ये किसके इक्वल में होगा, कोरिया के फीमेल्स और कोरिया के मेल के रेशियो के इक्वल में होगा। लॉजिक समझ में आया? मतलब जो चाइना में मेल और फीमेल का रेशियो है वो कोरिया में फीमेल और मेल के रेशियो के इक्वल में होगा, ठीक है। The ratio of the number of the Japanese female to Japanese males are 24:31। तो जैपनीज मेल का और जैपनीज जो, अच्छा जैपनीज फीमेल का, देखो पहले फीमेल है ना, जैपनीज फीमेल का तो जैपनीज मेल्स का रेशियो कितना है, 24:31 है। तो जैपनीज फीमेल 6x, इसको मैं 24x बना देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको 24x बनाया, ये हो जाएगा 31x, क्योंकि 24:31 है। अब जब इस 6 को मैं 24 बना देता हूँ तो इसको भी 9 से 36x बनाना पड़ेगा, 36x बनाना पड़ेगा ना इसको। तो 9x को मैंने क्या लिख दिया, 36x लिख दिया, और ये 6x से 24x बन ही गया, सॉरी, और ये आ जाएगा 31x, और ये 5 से 20 बन गया, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, सिंपल है। इसमें तो देखो जापान में तो प्रॉपर मेल और फीमेल का रेशियो मिल गया, लेकिन कोरिया में और चाइना में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे मिलते नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कहां से ढूंढेंगे, मेल नहीं मिल रहे, बताओ इनको, 36 फीमेल्स है, एक भी मेल नहीं मिल रहा, यहाँ पे 24 ही मेल्स है,
अच्छा 24 ही फीमेल्स हैं, मेल ज़्यादा है यहाँ पे, मेल को रिक्वायरमेंट होगी, सरकारी नौकरी लगनी पड़ेगी इनको, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है। ये अपने को पता रखा है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ जैपनीज फीमेल एंड जैपनीज मेल? जैपनीज फीमेल का और जैपनीज मेल कोरियन मेल्स का रेशियो कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ जैपनीज फीमेल्स, जैपनीज फीमेल्स ये वाली, एंड कोरियन मेल्स, कोरियन मेल्स, इनका रेशियो, इनका डिफरेंस अपने को बताना है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ इसमें से हम अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको P मान लूं, ठीक है, जो कि अपने पास में नहीं है, जो कि अपने पास में नहीं है, और इसको मैं मान लूं क्या, क्यू मान लेता हूं, चलो इसको मैं क्यू मान लेता हूं, मैं क्यू मान लिया, ये अपने पास में नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि चाइना में जो मेल और फीमेल का रेशियो है, देखो मेल ये रहा P और फीमेल है 20x, तो चाइना के अंदर जो मेल और फीमेल का रेशियो मतलब P/20, वो किसके इक्वल में है? कोरिया में फीमेल और मेल के, कोरिया में फीमेल कितनी है 36x, और कोरिया में मेल कितने हैं, क्यों, ये रेशियो क्या है, इक्वल है। तो यहां से अगर मैं P और Q को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो PQ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 20x है ये यहाँ पे, 720x² बन जाएगा, बनेगा। कॉल क्यों आ रहा है बार बार, फोन को उल्टा रखना पड़ेगा, ये बनेगा, ठीक है। एक चीज और गिवन थी, क्या गिवन थी कि देयर इज टोटल नंबर ऑफ 400 पीपल्स फ्रॉम चाइना, जापान एंड कोरिया, टोटल मिला के 400 है। टोटल पीपल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 400। तो इसको समझना, अगर मैं सबको आपस में मिला देता हूँ, किस चीज को मिलाना है, 20, 31, 51, 24 कितना हो जाएगा, 75, 75, 36, 7 और 6 11, 3 111x बन जाएगा, 111x प्लस में P प्लस Q इज इक्वल में कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा, इज इक्वल में कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा, बनेगा। क्योंकि ये पीपल है, क्योंकि ये क्या है, पीपल है, मतलब कोई पॉइंट्स में तो आ नहीं सकता, पहली बात तो ये दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन है, क्योंकि एक ह्यूमन है, तो पॉइंटों में तो आएगा नहीं, और कोई माइनस में नहीं आएगा, इतनी बात कंफर्म है। कुछ कुछ चीजें अपने को फिक्स पता होनी चाहिए कि यार ये जो है ना फीमेल्स है या फिर मेल्स है, तो ये कभी भी पॉइंट वगैरह में नहीं आएंगे, कभी माइनस में नेगेटिव वगैरह में नहीं आएंगे, तो PQ और आने तो पॉजिटिव चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात देखोगे, अगर मैं इन दोनों को PQ को एक फॉर्म में लेके आ जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, 720x² बटे, बोला सर आपने कैसे दिमाग लगाया, मैंने बोला ऐसे दिमाग लगाया, देखो ये x जो है ना, ये x क्या है, कोई ना कोई मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर, देखो यहाँ पे x आएगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा, पहली बात तो भाई x क्या है, रेशियो का जो फैक्ट HCF होता है वही तो है, 24x है, 31x है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। और दूसरी बात कभी पॉइंट्स वगैरह में नहीं आएगा, क्योंकि पीपल है, पॉइंट में आ सकता है वैसे देखे तो, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि 20 नहीं आ सकता, क्योंकि पॉइंट में कर देंगे तो फिर ये 31x कभी प्रॉपर नंबर इंटीजर नहीं बन पाएगा, पॉइंट में रखूंगा कैसे इंटीजर बनेगा ये, ठीक है, तो पॉइंट में नहीं आ सकता। तो अगर मैं इसको एक फॉर्म में लेके आता हूं तो हिडन ट्रायल से हम निकाल सकते हैं, हिडन ट्रायल से निकाल सकते हैं लोग, और फिर हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं P को लिख देता हूँ 720x² बटे Q, क्योंकि एक चीज तो फिक्स पता है, 720x² बटे में आ जाएगा Q, और प्लस में भी क्या है, Q इज इक्वल में क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया? अब यार एक चीज देखना, आप, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि पर्सन है, ह्यूमन है, तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ऐसा नहीं कि ये x की जगह -3 रख लेंगे या फिर q की जगह -4 रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अपने को 400 मिलना चाहिए। यार जब मैं इस 1 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, क्या x की वैल्यू मैं 3 से ज्यादा रख सकता हूँ? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू जब मैं 3 रखूंगा तो 333 बन जाएगा, ये 333 बन जाएगा, 333 बन जाएगा, 333 बन जाएगा। और जब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा तो 444 बन जाएगा। जब 444 बनेगा तो ये उधर जाएगा और उधर जाके घटेगा 400 में से, तो क्या बनेगा, -44। क्या इस फंक्शन की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, पॉजिटिव के अलावा कुछ और आ सकती है इस फंक्शन की वैल्यू? अगर मैं x की वैल्यू 4 रख देता हूँ दोस्तों, तो उधर जाके
घट जाएगा इसमें से। तो माइनस का 44, तो इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती। मतलब एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू या तो आ सकती है 1, या आ सकती है 2, या आ सकती है 3। 4 कभी भी एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती। ये चीज क्या होगी, फिक्स होगी। क्या ये लॉजिक समझ में आया? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब मुझे इंडिविजुअली ये करके देखना पड़ेगा, फिर मुझे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन देखो एक्स की वैल्यू रखूंगा तो ये प्रॉपर नंबर निकलेगा अपने पास। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स की जगह 1 रखा, अगर मैं एक्स की जगह 1 रखता हूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी? बोला सर क्या इक्वेशन बनेगी बताओ हमें। तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 720, क्योंकि ऊपर भी देखो एक्स है, इसको मत भूल जाना आप ये लावारिस पड़ा है। बट्टे में क्यों, प्लस का क्यों, इक्वल में क्या जाएगा 400 में से जब 111 घटेगा क्या बचेगा 289। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बनेगा देखो क्यू स्क्वायर माइनस का 289 क्यू और प्लस का आ जाएगा 720 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी अपने पास में, इक्वेशन बन जाएगी। बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ से देखो क्यू स्क्वायर बन जाएगा और ये 289 क्यू बराबर ये उस साइड में है और ये बट्टे में क्या है क्यू है, जब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 289 क्यू से, और जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा तो ये माइनस में बन जाएगा, और 720 तो पड़ा ही अपने पास में। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्या कोई इंटीजर निकल के आएगा यहाँ से 289 720, ये आसपास ही होगा, फिर अगर आएगा भी तो आसपास ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ले लेंगे तो फिर नहीं आ पाएगा। 240 24 बेहतर हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं निकलना है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो 289 में अगर मैं तोड़ता भी हूं तो मतलब एक तो नंबर बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, एक तो नंबर बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, दूसरा नंबर छोटा लेना पड़ेगा बहुत, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा। भैया अगर मैंने आपको इसको ऐसे ले लिया, इसको एक काम करो ना 140 से और 149 ले लो, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी 720 आएगा? इसको ऐसे करना पड़ेगा, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। 280 इंटू 9 ऐसा कुछ मल्टीपल होगा ना तब जाके 720 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अगर मैं 288 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 288 को मैं 2 से करूंगा नहीं आएगा, 286 को 3 से करूंगा तो 18, यहाँ तो 0 आ रहा, नहीं हो सकता। 285 को 4 से करूंगा तब भी नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा चला जाएगा। तो मतलब आपने देखा एक चीज, आपने क्या चीज देखी कि क्यू की वैल्यू निकालने के लिए अपने को 2 रूट्स चाहिए, और 2 रूट्स ऐसे होने चाहिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाए और ऐड करेंगे तो 289 आ जाए, और वो दोनों बहुत बड़े नहीं हो सकते या फिर बहुत दूर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा सर एक तो 50 ले लो या फिर 70 ले लो और एक 219 ले लो, ऐसे ले लो, तो इनका मल्टीपल कभी 720 थोड़ी आ पाएगा। तो क्या करना है, बहुत पास का नंबर लेना है 289 के। तो 288 लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या 220 आया? बोला सर नहीं आया। 287 2 से किया, आया? नहीं आया। 720 तो नहीं आ पाएगा। 286 लेके देखो, इंटू 3 18, 28 84 बड़ा चला गया, तो मतलब ऐसी कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो ऐड करें तो 289 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 720 आ जाए। मतलब ऑप्शन एक्स का जो एक है वो गलत हो जाता है, यहाँ पे वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लॉजिक समझ में आया? किस टाइप से सॉल्व करना है समझ में आया? अगर मैं x को 2 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या बन जाएगा 222, और जब 222 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 278 बनेगा, और यहाँ पे x का 2 आ जाएगा तो 4, तो 720 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 288, बट्टे में आ जाएगा क्यू और प्लस में भी क्या है क्यू है। तो यहाँ से जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से समझना इसको, क्या बनेगी क्यू स्क्वायर माइनस का 278 क्यू और प्लस में आ जाएगा 2880। यहाँ से बन सकता है क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा है, तो हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो 288 को अगर मैं रूट करता हूं तो क्या मिलेगा, देखो 144 इंटू 2 होता है, तो 4 3 12, 4 3 12, 12 3 36, 36 घंटे, 36 दूनी 72, 44, 72 दूनी 144, 288 और 2 इंटू 5, ये निकल जाएगा अपने पास में। तो अगर मैं बात करूं ज्यादा बड़ा लेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट का 2 डिजिट का लेना पड़ेगा, या फिर 10 15 18 18 इंटू देखो 278 है, 4 3 12 36, 78 में अगर मैं 260 से कुछ देखूं
178 थोड़ी आ रहा था यार, 222 आएगा ना, तो 200 400 में से 222 आएगा तो 178 बचेगा ना यार, 178 बचेगा। 400 में से जब 222 जाएगा 200 तो क्या बचेगा, 222 जब जाएगा तो क्या बचेगा, 178 बचेगा ना, 278 कैसे बचेगा, तो 178 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 178 आना चाहिए। 9 18 10 20 40 40 के 160, तो 160 और 18, ये आ गया अपने पास में दो रूट्स, 140 सॉरी 160 और 18 मिल गए, 160 और 18 से मल्टीप्लाई करूंगा 288 आ जाएगा, और जब 160 में ऐड करूंगा 18 को तो क्या मिल जाएगा अपने पास में, मिल जाएगा क्या, मतलब 178 मिल जाएगा। सिंपल बात है, दो से दो रूट्स तो निकल रहे हैं। अब दोनों रूट्स को मुझे इसमें ना इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, इसमें मुझे इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। तो मैं क्यू की वैल्यू मिली, क्यू की वैल्यू मिली है, देखो ये जो मिला ना क्यू की वैल्यू फाइंड हुई है, तो क्यू की वैल्यू क्या मिली, एक तो मिली 160 और एक मिली अपने को 18, दो क्या मिली है, क्यू की वैल्यू मिली है मेरे को। अब जब इन दोनों वैल्यूज को मैं इत्मीनान से पुट करता हूं किसमें, यहाँ पे, जब आपको पता है कि P और Q का जो मल्टीपल है वो आना चाहिए 720 एक्स स्क्वायर बटे क्यू, आपने देखा होगा ये चीज कि P की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, पहले मैं लेता हूँ 18, छोटा लग रहा है, हो सकता है क्या पता हो जाए। आपको पता है P की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, P इक्वल टू क्या था, 720 एक्स स्क्वायर बटे क्यू, ये था, देखो P क्या था, 720 एक्स स्क्वायर बटे क्यू था, तो x कितना आया 2, तो 2 दूनी 4, और बट्टे में कितना आया 18, तो बट्टे में लगा दूँ 18, 18 के 72, ठीक है, 40 तो 160, की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 160 आ जाएगी, की वैल्यू क्या जाएगी 160। तो जब पी की वैल्यू 160 आती है, मैं एक बार रख के देखता हूँ यहाँ पे, पी की 160 आ गई, रखी कितनी आ गई अपने पास में 18 आ गई। पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 160 इस जगह पे, देखो इस जगह पे, ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, मैं एक बार ऐसे रख रहा हूँ नीचे, एक्स की वैल्यू कितनी थी अपने पास में 2, 20 दूनी 40, और 2 थी एक्स की वैल्यू, तो 31 दूनी 62, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 ही थी, ठीक है, 72, 49 48, और क्यू की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, क्यू की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 18 थी, क्यू की वैल्यू कितनी थी 18 थी, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 18 रख दिया, और एक्स की वैल्यू 2 थी तो 72 आ जाएगी। तो आपने इसमें क्या देखा, 160 और 40 मतलब 200, चाइना के अंदर 200 पीपल थे, 48 और 62 मतलब कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा, ये 18 और 72 कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो 18 और 72 80, कितनी 72, क्योंकि वैल्यू कितनी थी 18 थी, 50 कितनी 62, 110 बन जाएगा ना, 110 बनेगा ये, ठीक है, 110 और 90 200 200 200 400 बन जाएगा। तो अपने पास में चीजें आई है। और एक जो नोट अपने को क्या दिया था, नोट क्या दिया था, नोट क्या दिया था, द रेशियो द नंबर ऑफ, ठीक है, मतलब द नंबर ऑफ चाइनीज पर्सन इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम एनी अदर कंट्री। तो चाइना के पास में 200 आ रहा है, तो दोनों में से किसी भी अदर कंट्री से क्या ज्यादा है, तो ये चीजें सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, तो अपने को पता लग गया ये सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर सेम चीज में यहाँ पे क्यों की जगह 160 लेके देखो, तो जैसे ही 160 लिया तो ये रहा क्यों, 160 प्लस का 72, 160 और 72 कितना बन जाएगा, 132 बन जाएगा, 232 बन जाएगा। अरे भैया जब क्यू की वैल्यू मैंने 160 ली, जैसे ही क्यू की वैल्यू 160 ली, यहाँ पे 160 रखा, 160 और 72 कितना बन जाएगा, 102 ही है, 160 और 72 कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर 232 बन जाएगा। अब 232 बन गए, टोटल मिला के यही अपने पास में 400, तो आपको सिंपल सी बात है, इसके पास ही आधे से ज्यादा आ गया, तो चाइना के पास तो कम ही होना है, और चाइना के पास तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब क्यू की वैल्यू 160 हम नहीं ले सकते। तो फिक्स चीजें क्या पता लगी, पी की वैल्यू पता लगी 160, और क्यू की कितनी आ गई अपने पास में 18 आ गई। जब निकल चुका है तो आर देखने की जरूरत ही नहीं अपने को, देख लो इससे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द जापानीज फीमेल्स एंड कोरियन मेल्स, तो इन दोनों का अपने को बताना है डिफरेंस, ठीक है, कोरियन मेल्स ये रहे और जापानीज फीमेल ये रही, तो 48 और 18 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मुझे बताइए लेवल, मुझे बताइए लेवल, थोड़ा सा लेवल बता दीजिए आप। चलिए इसी का मुझे दूसरा बताइए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स इन ऑल 3 कंट्रीज, एवरेज का मेल बताना है, 160 है इसमें,
62 है इसमें और 18 इसमें। 62 और 18 कितना हो जाएगा? 80। और 80 और 160 कितना हो जाएगा? 240। तो 240/3 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 80 नंबर का आंसर। ये अर्थमेटिक, ये जो लॉजिकल अर्थमेटिक है उसको समझ में आई? वो चीज़ें समझ में आ रही है आपको? दिमाग में जगह बना रही है, दिमाग में बैठ रही है कहीं ना कहीं। अगर बैठ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ रही तो बहुत डिफिकल्ट है। तो नहीं बैठ रही है तो बहुत डिफिकल्ट है, अगर बैठ रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इजियर साइड पे है क्वेश्चन, थोड़ा सा इजियर साइड पे है, ट्राई करो इसको करने का। चलो देखते हैं। सचिन और, ये इंग्लिश में था, ये हिंदी में था, ठीक है। इसको हिंदी में देखते हैं कैसे क्या कुछ। पढ़ो इसको आराम से, पढ़ने के बाद में ट्राई करो आंसर निकालने का। आसान चीज़ें हैं, टफ चीज़ें नहीं है, निकल जाएगा आराम से। 2 पर्सन है, सचिन है एक और एक है प्रथा। वो बोरो करती हैं एक्स और एक्स प्लस 5,000 रुपये R% सिंपल इंटरेस्ट पे एंड R माइनस का 2% सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 6 ईयर एंड 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। बोथ गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू हो सकता है। तो अपने को सिंपल सी लैंग्वेज दे रखी है, अपने को पूछा है इनमें से कौन सा सही होगा जहाँ पे एक्स और आर के इंटीजर्स है, ठीक है। भैया आपको पता है सचिन जो है ना वो बोरो करता है एक्स R% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। सेम अमाउंट की बात कर रहे हैं, सेम अमाउंट की बात करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? तो ये आ गया इंटरेस्ट, तो एक्स इंटू आर इंटू 6 ईयर्स, क्योंकि देखो तो सचिन है पहले करता है एक्स उधार लेता है, R% सिंपल इंटरेस्ट है और टाइम एक्स का 6 ईयर। यहाँ पे जो इसको ब्याज मिला वो किसके इक्वल में है? वो है एक्स प्लस का 50,000, सॉरी 5,000 रुपये। और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज है यहाँ पे, R माइनस का 2 है, देखो ये देखो R माइनस का 2 फॉर 3 ईयर्स के लिए, फॉर 3 ईयर्स के लिए। बोथ ऑफ गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। कौन सा ट्रू हो सकता है? 3 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, ठीक है। कौन सा ट्रू हो सकता है ये पूछा है अपने को, ये पूछा कौन सा फिक्स ही ट्रू है। दोस्तों यहाँ से क्या मिल गया? एक्स आर इंटू 2x आर मिल गया। यहाँ से क्या मिल गया? क्या मिल गया? 2x आर मिल गया। इक्वल में क्या, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ r से तो क्या मिलेगा? एक्स आर। और x को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के 2 से तो क्या मिलेगा? माइनस का 2x। इसमें 5,000 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ r से तो क्या मिलेगा? 5,000 r। और जब 5,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के 2 से तो क्या मिलेगा? माइनस का 10,000। क्या इसमें किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत है? तो अगर मैं इस 2x r को थोड़ा सा शेड्यूल करते हैं चीजों को, x और r के इंटीजर भी है, ठीक है। कौन सा इनमें से हो सकता है? जहां पे बोला है कि x और r 51 है और x इंटू आर 1000 है और x प्लस r का 3 है, ये अपने को कुछ पूछा है। x प्लस r 3 है, अरे भैया जब x और r 3 है तो क्या पॉसिबल हो सकता है? देखो सचिन ने इन्वेस्ट किया है x, और x में जब r और जोड़ देंगे तब 3 बनेगा, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। x कोई बड़ा अमाउंट होगा, x प्रिंसिपल होगा, 2,000 3,000 500 800 1000, कभी 3 थोड़ी हो सकता है इन दोनों का सम। ये तो गलत हो गया, सी तो गलत हो जाएगा, सी तो क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। अब एक्स आर ये है और ये एक्स आर, इसको उधर लेके जाऊंगा तो एक्स आर बच जाएगा अपने पास में, ठीक है। इज इक्वल में बच गया एक्स 2x बच गया माइनस का, ये प्लस का 2r बच गया, फिर बच गया नहीं, एक्स आर और माइनस का 2x, ठीक है। 5,000 आर आ जाएगा 10,000 माइनस का, ठीक है।
चलिए दोस्तों, यहां से अगर मैं x तो किसी के पास में है नहीं, उसके बाद में उधर लेके जाता हूँ x एक बार के लिए, इधर क्या रह जाएगा, ये तो कट ही गया, ये तो उधर जाएगा, घट ही गया इसमें से, ये x ये 2x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल में क्या रहेगा 5000 r और माइनस का 10,000, ये रह गया इधर। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब जब मैं x कॉमन लेता हूं तो r प्लस का 2 बचेगा और इज इक्वल में क्या आ जाएगा, इज इक्वल में क्या आ जाएगा 5000 r, इसमें से अगर मैं 1000 कॉमन ले लूँ एक बार के लिए, 5000 कॉमन ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो r माइनस का 2 बच जाएगा, r माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे, r माइनस का बचेगा, r प्लस का बचेगा, अगर r प्लस का बच जाएगा, माइनस का 2x है, इधर जाएगा, प्लस का 2x बच जाएगा, इसको बन जाएगा r प्लस का 2 बन जाएगा, इज टू 5 r आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, r से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन कटेगा नहीं यहाँ पे दोस्तों। क्योंकि आपको पता होना चाहिए r तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास में 1000 आना चाहिए। देखते हैं कौन सा हो सकता है, हिडन ट्रायल से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि r जो है वो 2 से तो बड़ा होना चाहिए, r जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो r 2 से बड़ा होगा, 3 भी अगर r होगा, 3 जब r होगा तो r इज इक्वल टू, मैं 3 कर लेता हूँ एक बार, 3 करूँगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर r 3 से फिर r डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब r को मैं पॉजिटिव लेना है। अगर मैं r को 4 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, 2 10,000, ठीक है। तो अगर मैं r को, कैन भी पूछा ना कि कौन सा हो सकता है, कैन बी ट्रू, तो वो हिडन ट्रायल से देखते हैं। अगर मैं r को 4 लूँ, क्योंकि 2 ले नहीं सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा फिर, तो ये बन जाएगा 2, तो 10,000 बन जाएगा, 10,000 यहाँ पे भी r कितना है, तो r अगर कितना है 4 तो 6 बन जाएगा, तो 10,000 में 6 का भाग लगाऊंगा, जाएगा नहीं, 10,000 में 6 का भाग लगाऊंगा मैं, नहीं जाएगा। अगर मैं r लेता हूँ 6 तो 4, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r प्लस का 2 इज इक्वल में क्या होना चाहिए 5000 और 6 माइनस का 2 मतलब 4, तो 4000 मतलब 20,000 बन जाएगा। तो जब x की r की वैल्यू में कितनी की 6 रहेगी तो 8, तो जब 8 से कटेगा कितनी बार जाएगा 250, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, और r क्या रखा था अपन ने 4 रखा था, तो 10 इंटू 250 क्या हो सकता है 1000 हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है सही हो सकता है। x क्या है 250 है, और r क्या निकाला अपन ने 4 निकाला, तो क्या हो सकते हैं सही हो सकते हैं। तो क्या x प्लस 250, 250 प्लस 4 ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकते। अगर मैं ज़्यादा बड़ा करूं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दो और करके देख लेते हैं, लेकिन 3 तो कभी नहीं आ सकता और 51 भी कभी नहीं आ सकता, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर चाहिए होता है। एक्स प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं 51 नहीं आता, तो ओनली सेकंड के साथ में, मैं अगर होऊंगा तो ओनली सेकंड के साथ में जाऊंगा। आप अगर इस टाइप से चेक भी करना तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर और एक्स कभी 3 तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक्स एक प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल तो आर 51 भी नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए 40-50 की रेंज में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है तो बात अलग है, लेकिन उतना मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। इसको आप सिर्फ से कर सकते हो, अगर मैं होता तो इसमें बी टिक करता, ठीक है। चेक कर लेना, अगर आपको लगे कुछ हो सकता है, अगर एक्स को बढ़ाते जाओगे तो कुछ हो, आर को अगर बढ़ाते जाओगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आंसर सही आना चाहिए, मिलने नहीं मिलने से क्या मतलब होता है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एज ऑलवेज दिस इज योर होमवर्क। चलो दोस्तों, समझते हैं इसको। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए 3 किलोमीटर मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए की वो क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी से, ये इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी में है, एक बार देख लीजिए आप इसको, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी एंड सी आर इन रेशियो 4:5 है,
मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट जो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है जो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए है, तो मतलब अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए का मतलब क्या था, ए माइनस का वाई, वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी से, मतलब ए माइनस से वाई से वो क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, अच्छा बी माइनस वाई से, सॉरी, ठीक है। एंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी एंड सी आर रेशियो 5, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट फर्स्ट की बात को, ए माइनस का वाई इज इक्वल टू 3 प्लस का बी माइनस का वाई, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। और इसके अंदर एक बात और बोली है कि जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है ऑफ बोट बी एंड सी की वो क्या है, रेशियो 4:5 में। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी सी के मतलब बी प्लस का वाई, वाई स्ट्रीम है, ठीक है, और सी प्लस का वाई, उनका रेशियो आपस में क्या है 4:5, क्या ये बात बोली। स्टेटमेंट सेकंड की बात देख लेता हूँ। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 3 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ सी बोट इरिस्पेक्टिवली इन स्टिल वाटर, ठीक है। अगर मैं बी और सी की और ए से कंपैरिजन करूं आपस में, तो क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट बी स्टिल वाटर क्या है, वो 6 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर प्रति घंटा लेस है किससे, सी से। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस का 6 और इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस का 3। सिंपल है, क्योंकि देखो b है ना वो कम है 6 किलोमीटर किससे, सी से, तो b 6 किलोमीटर कम हो गया सी से, देख लो। और b ना कम है किससे, ए से, कितना, स्टिल वाटर में कितना 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर कम हो गया, प्रति घंटे की स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये अपने पास में स्टेटमेंट सेकंड आ गया। अब पूछा क्या, देखो जो पूछा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ फॉर आपको अच्छा दिख जाए, है ना। चलो दोस्तों इसको देखेंगे, आराम से देखो। बोट बी कवर करता है 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर। बोट बी जो है क्या कवर करता है 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 घंटे, मतलब बी की जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। एंड स्ट्रीम इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है मतलब वाई की वैल्यू कितनी है 7 है। भैया बी की एक्चुअल स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ से 17 आ जाएगी, क्योंकि 7 अगर यहाँ पे रखूंगा उधर जाके घट जाएगा, 17 मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। What is the sum of the downstream distance covered by in 2 घंटे and C in 3 घंटे। सम निकालना है कि जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है जो कवर करता है ए 2 घंटे के अंदर और जो सी कवर करता है 3 घंटे के अंदर, उनका सम आपस में निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से बी की तो निकल गई 17, और जब मैं यहाँ से देखो स्टेटमेंट फर्स्ट से बात करता हूँ, स्टेटमेंट फर्स्ट से अगर मैं बात करूँ तो वाई से वाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 3 प्लस बी। बी अगर 17 है तो ए कितनी आ जाएगी, देखो अगर बी 17 करता हूँ तो ए कितना मिल जाएगा, 17 और 3 20 मिल जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा आपको 20 मिल जाएगा। खाली मैं स्टेटमेंट फर्स्ट से बात कर रहा हूँ एक बार, तो स्टेटमेंट था ऑलरेडी, मतलब ये तो गिवन बात थी। लेकिन जब मैं ए की वैल्यू 20 निकालता हूँ, आपको क्या निकालना है, जब जैसे ही ए की वैल्यू 20 आई, आपको पता है बी की 17 है, 17 और 7, यहाँ पे देखो 17 रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ 7, तो 24 आता है। तो 4 की वैल्यू जब 24 है, ठीक है, तो एक की वैल्यू इसकी आ जाएगी 30, यहाँ से सी की भी निकल जाएगी, ठीक है, सी की आ जाएगी 23, ठीक, जैसे सी की 23। आपको पता है व्हाट इज द सम ऑफ द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर बाय बोट ए इन 2 घंटे। बोट ए डाउनस्ट्रीम में होनी चाहिए, मतलब ए प्लस वाई इंटू 2 घंटे प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट सी इन 3 घंटे, तो सी प्लस वाई इंटू 3 निकाल सकते हैं। ए की भी पता है अपने को, ये रही 20, सी की भी पता है अपने को 23 है, वाई की भी पता है अपने को 7 है, वाई की भी पता है अपने को 7 है, तो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन क्या है, सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। भैया इस क्वेश्चन में इतना किया है कि जो अपने को पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है वो अपने को ऊपर दे रखा है, इसमें नीचे दे रखा है, वो नॉर्मली ऊपर दे रखा होता है, इसमें अपने को नीचे दे रखा है, तो फर्स्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर सेकंड की बात करूं मैं, बी देखो आपको 17 मिल गया, जैसे ही बी 17 मिला, जैसे ही बी 17 मिला, आपको पता है वाई भी 7 था, तो बी 17 मिला, यहाँ से सी भी आ जाएगा, यहाँ से ए भी आ जाएगा, जब सब आ जाएगा तो ये भी निकाल सकते हैं, तो स्टेटमेंट सेकंड से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ये अपना हो जाएगा एक नॉर्मल क्वेश्चन मान सकते हैं, नॉर्मल और मतलब लॉजिकल, लॉजिकल नहीं बोलूंगा, एक ठीक ठाक क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, एक ठीक ठाक क्वेश्चन इसको मान सकते हैं, ठीक क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। एनी डाउट, एनी डाउट आपको इसमें, एनी टाइप ऑफ डाउट यू फेसिंग। चलो
बहुत गजब का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही गजब के क्वेश्चन लेते हैं कुछ कुछ अपन। चलिए, वी हैव अ वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये नहीं लेंगे, पहले इससे पहले ये लेते हैं, इससे पहले हम ये लेते हैं। इसको देखो आप, आपको बहुत दिनों में है, इसको करो आप। इसका इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी में। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगी और कंसिस्टेंट रहना है, चीज़ें आसान है, लग रही होगी आपको धीरे धीरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लेवल कम कर दिया, लेवल वही है, लेकिन आपको 17-18 क्लासेस करने के बाद में एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है कि कैसे हम लोग मेंस को देखते हैं। 17 घंटे मेंस करने का मतलब क्या होता है, 34-35 आवर्स का मेंस, और 10-10 घंटे की वो क्लासेस अगर जोड़ ले तो कम से कम 40 घंटे का मेंस हम कर चुके हैं आराम से, है ना। तो बहुत ज़्यादा मेंस अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक डिसेंट लेवल पे आपका क्वांटिटी हो चुका है, वो एक नॉर्मल नहीं होता इतना। अब बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे जब हम पूरा कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। चलिए देखते हैं इसको, आराम से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। बोला टीना, पूजा एंड सीमा engage into a कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस प्रोजेक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, उस पे तीनों काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड दे गोट टोटल 21,600 फॉर इट, मतलब उनको टोटल 21,600 रुपये उनको मिला। अब वो एफिशिएंसी पे बेस्ड है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, उस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। सीमा इज 50% लेस एफिशिएंट देन पूजा, तो सीमा है जैसे 50% लेस एफिशिएंट है, मतलब सीमा अगर एक है तो पूजा कितनी है, 2 है। एंड टीना एंड सीमा अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 48 घंटे, और जो अपने पास में टीना है और सीमा है, अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 48 घंटे, इन 72 घंटे, 72 डेज है ना ये, 48 डेज एंड 48 डेज एंड 72 डेज। क्या बोला, टीना एंड सीमा अलोन, अगर मैं टीना और सीमा के डेज की बात करूं कि पूरे काम को कितने टाइम में कर सकती है, तो टीना कर सकती है 48 डेज में, और सीमा कर सकती है अपने अलोन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 48 घंटे और 72 घंटे रिस्पेक्टिवली, तो सीमा कर देगी 72 डेज। अगर मैं डेज से देखो एफिशिएंसी निकालूं तो आपको पता उल्टा हो जाएगा, 24-73 और 24-49, तो टीना की और सीमा की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 3:2 आ गई, 3:2 आ गई, सिंपल बात है। तो अगर मैं यहाँ पे टीना को भी ऐड कर दूं तो आपको पता है सीमा की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, तो अगर मैं सीमा को 2 कर देता हूँ तो पूजा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और टीना कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट आपको? मैं थोड़ा सा क्या जल्दी में हूँ, जल्दी में इन द सेंस कि अभी अभी 10 बजे, सॉरी 8:40 हुआ है। नील कैसे गया भैया, ऐसे थोड़ी होता है। 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा क्या अभी ट्रेन में निकलना होगा मेरे को, ठीक है। तो वैसा कोई बात नहीं है, अपने पास टाइम है भी, 9:30 की, 9:45 की ट्रेन है, आराम से निकल सकते हैं। बट क्या थोड़ा सा सामान वामान पैक करना बाकी है, और आपको पता है लड़कों का तो फटाफट होता है सब चीज़ें, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट होती है चीज़ें तो ऐसा टेंशन होना नहीं चाहिए। ऑल 3 टुगेदर स्टार्ट। देखो अब देखो, आपको पता है टीना की एफिशिएंसी 3 है, पूजा की 4 है, और सीमा की कितनी है, 2 है। तो आपको पता है कि टीना इस काम को 48 डेज में कंप्लीट कर सकती है, और एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 3 है। 48 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा, 144 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। ये अपने पास टोटल वर्क है, ठीक है। देखो बात करते हैं ऑल 3, थोड़ा सा अभी तक आपको इजी लग रहा होगा लेकिन आगे पढ़ते हैं। ऑल 3 टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 8 डेज पूजा लेफ्ट द वर्क। भैया 8 डेज तक तीनों ने मिलकर काम किया, 8 डेज तक तीनों ने मिलकर काम किया। कौन कौन थी, सीमा थी 2, और प्लस पूजा थी 4, और प्लस टीना थी कितनी थी, 8 डेज तक पूजा लेफ्ट द वर्क, मतलब आफ्टर 8 डेज पूजा लेफ्ट द वर्क, एंड आफ्टर फर्दर 3 डेज सीमा टीना ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, मतलब नेक्स्ट 3 दिन तक इसने काम किया। देखो पहले 8 दिन के बाद में पूजा तो लेफ्ट कर चुकी थी, लेफ्ट द वर्क, एंड फर्दर 3 डेज टीना ऑल्सो लेफ्ट, मतलब यहाँ पे किसने काम किया, टीना ने लेफ्ट कर दिया था, सीमा और टीना ने काम किया, तो मतलब 3 और 2 5। इसके बाद में 3 दिन के बाद में कौन सा उठ के चली गई, टीना ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सीमा इन 8 डेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसने छोड़ दिया लास्ट में, पहले पूजा ने छोड़ा, फिर टीना ने छोड़ा, अभी लास्ट में जो पीछे काम बचेगा, अब अकेले कौन करेगी, सीमा काम करेगी। पूरा काम कितना कर लिया, देखो 4 3 7 2 9 9 घंटे 72 काम कर लिया, और यहाँ पे 5 दिए 15 काम कर लिया।
तो 87 यूनिट पूरा कर चुके हैं हम लोग, 87 पूरा कर चुके हैं। पीछे कितना बच गया? 87 अगर पूरा कर लिया, पीछे कितना बच गया आपके पास में? ठीक है, तो 44 था, इसमें जगह 87 13 और 44 57 यूनिट काम पीछे बच गया। 57 यूनिट काम पीछे बचा, इसको कौन करेगी? इसको करेगी अपने पास में अकेली बची हुई सीमा, और सीमा की एफिशिएंसी 2 है। तो क्या पूछा है? सीमा 8 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेती है, तो सीमा ने इसको 8 डेज में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 57 यूनिट काम को 57 यूनिट काम को जब सीमा अकेले करेगी 2 की एफिशिएंसी, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी? 28.5 डेज के अंदर। तो आपसे पूछा ना वोट शुड बी ब्लैंक इन ए, तो ए तो क्या आ जाएगा? 28.5 आ जाएगा। ये तो सिंपल है। इसका एक क्वेश्चन और भी आ गया ये वाला। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करते हैं पहले जो भी पूछा है। 28.5 तो आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। बिना स्पेंड सम ऑफ पार्ट ऑफ हिज वेजेस। अब आज वेज भी आ गया, क्योंकि अपन को वेज को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 21,600 जो वेज है इसको डिवाइड करते हैं। अभी जो एफिशिएंसी है उसमें कुछ कुछ हमने देखा, ये वाला देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लेके जाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओगे फिर। चलो इसको देखते हैं। इसने क्या बोला? देखो सीमा टीना स्पेंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ हिज वेजेस एंड परचेज साउंड सिस्टम। अब अभी वेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आपको पता है? वेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तरीका क्या होता है? किसने कितना काम किया उसके हिसाब से करना पड़ेगा। पहले है देखो एफिशिएंसी देख लेता हूँ एक बार के लिए। सीमा पूजा टीना 2 4 3। ठीक है, सीमा पूजा टीना 2 4 3। सीमा की अगर मैं बात करूं तो सीमा ने लास्ट तक काम किया। सीमा ने लास्ट तक काम किया। सीमा यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी। ठीक है, सीमा कभी छोड़ के नहीं गई। तो 8 और यहाँ पे कितने दिन तक? 11 और यहाँ पे कितने दिन तक? 28। मतलब ऐसा देख लो कि काम कितना किया इसने, कितने यूनिट काम कर लिया। टोटल अपने पास में 144 था ना, इसको कितना यूनिट सीमा ने किया? सिंपल सी बात है, यहाँ पे 57 यूनिट कर लिया। ये सीमा ने किया लास्ट में, क्योंकि लास्ट में देखो पूजा तो पहले ही छोड़ के चली गई थी। फिर इस सिचुएशन में टीना ने छोड़ दिया, फिर यहाँ पे सीमा अकेली थी, तो 57 यूनिट तो देखो ये हो जाएगा। 57 यूनिट तो पहले ये हो जाएगा। यहाँ पे सीमा ने 3 दिन तक काम किया। सीमा की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो मतलब 6 यूनिट यहाँ पे काम कर लिया। यहाँ पे सीमा ने 8 दिन तक काम किया, तो 8 दूनी 16 यूनिट यहाँ पे काम कर लिया। 16 और 22, ठीक है, 22 और 57 कितना हो जाएगा? 79। सीमा ने टोटल जो काम किया वो 79 किया। ठीक है, अब यहाँ पे टीना की बात करें तो टीना स्पेंड, टीना की हम लोग सिर्फ टीना की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं टीना की पहले बात करूँ तो टीना ने देखो पहले यहाँ पे तो 8 घंटे काम किया या फिर 8 दिन तक काम किया। तो टीना कौन सी थी? एफिशिएंसी 3 है, तो 8 थी 24 यूनिट काम किया पहले। टीना यहाँ पे भी थी, क्योंकि यहाँ पे पूजा छोड़ के भागी थी, तो यहाँ पे 3 दिन तक काम किया टीना ने, तो 3 थे 9, तो 9 यूनिट यहाँ पे काम कर लिया। समझ रहे हो बात को? तो टीना ने काम कितना किया? 24 और 9 30 यूनिट टीना ने काम किया। भैया टोटल जो अपने पास में काम था वो 144 था, उसमें से टीना ने किया 30 यूनिट काम। तो क्या टीना स्पेंड करती है सम ऑफ हिज वेजेस एंड परचेज साउंड सिस्टम। तो टोटल वेज टीना को मिलेगा कितना? 216 में से इंटू 21600 में से तो टीना को मिलेगा। ये टीना की बात कर रहे हैं हम लोग, ये टीना है। इसको जो मिलेगा वही तो स्पेंड करेगी ना। इनसे 44 से अगर जाता है तो 12 से देखो कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 एकम 12, ठीक है, 12 इंटू 93, ठीक है, 15 बार जाएगा 180 150। 150 को अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 45 5 9 4, 4950 मिलेगा टीना को वेजेस। ये मिलेगा टीना को पैसा। इस पैसे से क्या करती है वो? सम ऑफ पार्ट जो खर्च करती है और परचेज करती है साउंड सिस्टम। ठीक है, शी मार्क्ड द साउंड सिस्टम अबव द कॉस्ट प्राइस। टीना सोल्ड द साउंड सिस्टम फॉर कजिन्स एंड ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मतलब टीना का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 495। वो उसको मार्क करती है कुछ ना कुछ और डिस्काउंट देती है 10% का मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस एंड 1260 का प्रॉफिट, 1260 का प्रॉफिट कमाती है। मतलब 1200, ये सीपी था इसका, 1260 का अगर प्रॉफिट कमाएगी तो 1260 ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, 0 आ जाएगा, 6 5 11, 1 आ जाएगा 10 और 2 12, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 6210 आ जाएगा। ये 6210 क्या है? 6210 है 10% का डिस्काउंट देने के बाद में। तो मार्क प्राइस कितना था इसका? मार्क प्राइस अगर देखूंगा तो 6210, बट देखो
10% का डिस्काउंट देने के बाद में आपको पता है ये एसपी आता है हमेशा। डिस्काउंट देने के बाद में क्या आता है? एसपी आता है। ये 6210 डिस्काउंट देने के बाद में है, तो मार्क प्राइस कितना होगा सबको निकालना आता है इजीली। कैसे निकालेंगे? बट्टे में 9 से लगा दूंगा भाग और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आएगा देखो, 94, इसको यहाँ लिख देता हूँ 4950। 9 चुकानी 54 और 9 81 0, तो 6900 इसका क्या जाएगा? मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, टीना ऑफर डिस्काउंट, नो डिस्काउंट एंड सेल द साउंड सिस्टम ऑन मार्क प्राइस, देन शी अर्न 50% ऑफ प्रॉफिट। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साउंड सिस्टम? तो कॉस्ट प्राइस अपने को बतानी है। बोला टीना ऑफर डिस्काउंट एंड सेल अ साउंड सिस्टम ऑन मार्क प्राइस। टीना ऑफर करती है, सम ऑफ वेजेस की बात करें ना, टीना she marked the sound system and the cost price, मतलब टीना spent some of the part of the wages and purchased the sound system. सम ऑफ द वेज की बात करें, मतलब पूरा वेज खत्म नहीं करेगा, वो पूरा वेज नहीं खत्म करेगा। एक बार सब पढ़ते हैं इसको आराम से। She marked the sound system above the cost price. Tina sold the sound system to her cousin and offer a 10% discount on mark price and she earned a profit of 1260 as a profit. ठीक है, ये तो अपने को पता लग गया। अगर वो 1260 का प्रॉफिट कमा रहे फिर तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना अपन लोग। प्रॉफिट अगर 1260 का कमा रहे हैं तो ठीक है, अपन ने मान लिया कि इसका एसपी आ जाएगा, लेकिन एमपी नहीं निकाल पाएंगे ना यहाँ से, तो पूरा ही यूज करना पड़ेगा उसको। पूरा ही डिफरेंट सी बात है, यूज करना पड़ेगा उसको। Tina offer at no discount and sell sound system on mark price and she earned a 50% of profit. ठीक है, 50% प्रॉफिट का कमाती है। Then what is the cost price of the sound system? तो फिर यानी सो आना चाहिए ना। Tina offer no discount and sell the sound system on mark price. इसमें बेनिफिट लग रहा है। टीना ऑफर करती है नो डिस्काउंट को, सेल करती है साउंड सिस्टम को मार्क प्राइस के ऊपर, मतलब 6900 पे उसको बेचती है वो। एंड शी अर्न 50% प्रॉफिट। अगर 50% प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब 3/2 इसका मतलब 4600। 50% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 3/2, मतलब इसका एसपी कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस भी मिलता है, सीपी इसका हो जाएगा 4600। तो ये पूछा ना कॉस्ट प्राइस ऑफ द साउंड सिस्टम, तो 4600 तो कहीं नहीं आ रहा, नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। सिंपल तो है। हम इसका अगर डायरेक्टली वो पूरा बेस जब तक खत्म नहीं करेगी तब तक हम उसका सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस नहीं निकाल पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। वो अपने को देखना पड़ेगा। तो एक बहुत बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ कि आपका वो समय है वो बच जाए, और आप मतलब समय बचने का मतलब आप यूज कर सको बेस्ट क्वालिटी टाइम को अपना। ये है एक पार्टनरशिप पे, ठीक है, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दिए, दोनों बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, आपको दोनों ट्राई करने चाहिए और आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। ठीक है, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ आपको हमेशा मॉर्निंग में 9 से 10 बजे के आसपास मिल जाती है। पीडीएफ जो है हमेशा इस क्लास की मॉर्निंग में 9 to 10 मिल जाती है आपको। और अगर आपको कुछ पूछना होता है डाउट्स तो आप मेल कर सकते हो। कोई मेरी टीम वगैरह तो नहीं है, अभी तो मैं ही हैंडल करता हूँ सब चीज़ें। इंस्टाग्राम पे तो इतना मैं एक्टिव नहीं रहता, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम वगैरह है, सब है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।